चलिए। और मूल अधिकार से प्रश्न क्या पूछे गए हैं बताएं। लास्ट 70 बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ, तो इस बार लॉन्ग क्वेश्चन जरूर होगा। और मूल अधिकार में जितने इस बार चर्चाएं हैं, तो यहाँ से जरूर प्रश्न पूछेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का मामला से प्रश्न हो जोड़ के पूछ दे, या डायरेक्ट किसी मुद्दे को ही सामने रख के पूछ दे, तो ये जरूरी पक्ष हो जाता है कि इसको अच्छे से देखें। मूल ढांचा के सिद्धांत में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डीपीएसपी लगातार इधर तो नहीं पूछा है, फिर भी हमको तुलनात्मक रूप से देख लेना एक नज़र कि हाँ, यहाँ से पूछेगा तो क्या पूछा जा सकता है। मूल कर्तव्य इधर हाल फिलहाल तो नहीं पूछा गया है, तो ऐसा बनता भी नहीं है, तो मूल कर्तव्य को ओवरव्यू देख लेना है। फिर यहाँ से आपको प्रश्न पूछा है, संविधानवाद और संविधान से क्या है, संघवाद और संसदीय व्यवस्था क्या है। और इस टॉपिक को इस बार अच्छे से रखिएगा। यहाँ से प्रश्न हो सकता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, और उसकी वर्तमान भूमिका से प्रश्न पूछेगा। तो कुल मिलाकर है कि आपसे यहाँ पर जो डबल स्टार और एक मूल अधिकार हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और आपको यहाँ से संघवाद और संसदीय व्यवस्था से रख लीजिए। यहाँ से कम तो प्रश्न दिखने ही चाहिए। उसके अलावा प्रस्तावना से अगर प्रश्न हो तो 1 स्टार इसको कर सकते हैं कि इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो इस तरीके से अपने आप लोगों को तैयारी कर लेनी, सारी चीजों को देख के चलना है। तो चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, बताइए इस प्रश्न में कि औचित्य क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, बताइए। जो प्रतिष्ठित दर्शन है, पॉलिटी में तो खुलकर आप लोग बोल सकते हैं। ये सब लगातार आप लोग पढ़ते हैं और इसकी समझ बिहार के बच्चों को अच्छे से होती है। चलिए फटाफट बताइएगा। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। आ रही है सर, सर। औचित्य और महत्व में ओवरलैपिंग लग रहा है सर, समझ नहीं आया औचित्य का। बट प्रकृति प्रकृति इसका है कि प्रस्तावना गैर न्याय संगत है, गैर योग्य है, हम्म, और यह नागरिकों नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बताता है, और हम्म, संविधान का सार प्रस्तुत करता है, और हम्म, भारत की प्रकृति बताता है कि भारत कैसा राष्ट्र है, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक। हम्म, और यह संविधान के उद्देश्यों को भी उजागर करता है। हम्म। और लोग बताएंगे क्या संदर्भ है इसका, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का। सर, इसका औचित्य में बोल सकते हैं कि अगर न्यायपालिका को अगर संविधान की व्याख्या करने में कहीं समस्या आती है तो हम्म, प्रस्तावना का हेल्प लेती है। वेरी गुड। और कुछ, और कुछ बताएंगे लोग, बताइए फटाफट। विधायिका का भी विधायिका को नीति निर्माण के समय एक मार्गदर्शक के रूप में चलिए, काम करता है, न्यायिक व्याख्या के रूप में काम करता है प्रस्तावना। ओके। अगर यहाँ प्रश्न लिखा गया है ना, तो तीनों का अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है ना। पहले तो ये ध्यान रखना कि हम प्रश्न पूछेंगे, तीनों का अलग अलग संदर्भ होगा, ठीक है। तो सर, आपको इसी तरीके से चीजों को देखना है। सबसे पहले आप लोग सीटीए देखे थे, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, जिसमें वीडियो अपलोड होगा। बीपीएससी पीवाईक्यू जो मेंस है, पीवाईक्यू मेंस, उसमें भी ये क्वेश्चन अपलोड होंगे। तो देखा कीजिए, समझ आसान होगी चीजों को, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले की प्रस्तावना के संदर्भ को, कि प्रश्न यहाँ पूछा है प्रतिष्ठित दर्शन, डिमांड 1 है आपका, डिमांड 2 है औचित्य। इसका औचित्य क्या है, प्रकृति क्या, डिमांड 3 है, और महत्व क्या, डिमांड 4 है। तो प्रश्न में 4 आपको डिमांड है, तो हम इसको संदर्भ को देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो भूमिका क्या है, आप भूमिका तो लिख ही लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रस्तावना जो भारत के संविधान प्रस्तावना का जो मूल आधार है या संकल्पना है, किस तरीके से लोग देखता है।
शासन व्यवस्था कैसे इसको ट्रीट करती है, सब सारी चीज आप लोगों को पहले से पता होगा। तो अपने अपने हिसाब से आत्मा सोल दर्शन के तौर पर इसे लिख लीजिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कम से कम एक कोट तो जरूर ही आप लोग डाल सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी का। वो क्या बोलते हैं, बताएंगे कोई? ये संविधान का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, ये आप बोल सकते हैं। तो संविधान का ये पहचान पत्र है। अगर हम, और मैंने अपने सीटीए, जो सीटीए मैंने कराया था कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, तो वहां पे एक शब्द यूज किया था। अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं पढ़ पा रहा है, संविधान की समझ नहीं रख पा रहा उसके तकनीकी पक्ष को, और संविधान के मूल भावना को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे केवल भारतीय प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए। टाइम से चलिए, तो प्रस्तावना को पढ़ लेनी चाहिए। अब प्रस्तावना के अगर केवल शब्द समझ गया ना, केवल शब्द को ही, जो शब्द वर्णित है, अगर उसी शब्द को केवल वो समझ जाता है, तो मान के चलिए शासन और प्रशासन से वो प्रश्न कर सकता है, प्रशासन से प्रश्न कर सकता है, और प्रशासन के वो न्यायालय के कटघरे में रख सकता है। बस इतना ही प्रस्तावना हमारे लिए मार्गदर्शक के तौर पर, इतना इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम केवल प्रस्तावना के कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसके अर्थ को हम समझ जाए। तो अर्थ को समझना बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, कुछ कुछ शब्द का उपयोग किया गया है। तो अगर केवल हम इतना ही जान लेते हैं, तो अगर लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें किसी विशेष परिस्थितियों में न्याय नहीं दिख रहा है, न्याय समझ लोकतांत्रिक नहीं है, इस प्रकार के सब सामाजिक आर्थिक रूप से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सिंपल सा है, सामाजिक रूप से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम इस आधार पर हम न्यायालय पहुंच जाएंगे। अगर लगेगा आर्थिक रूप से हम कहीं कहीं दबे महसूस कर रहे हैं, हमें वो हक नहीं मिला, न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय का काम है जांच करना क्या है सही है। फिर राजनीतिक रूप से हम पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पहुंच जाएंगे और शासन प्रशासन को जवाबदेह बना पाएंगे। हमको संविधान पूरा नहीं पढ़ना, आर्टिकल 1 से लेकर 300 कितना है, 95 तक, ठीक है ना, हमको नहीं पढ़ना है कि भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या समझना है, व्हाट आर्टिकल के सब आर्टिकल क्या है, हमको नहीं पढ़ना, हमको नहीं उतना आता है। हमको गांव देहात का आदमी है, हमको बस इतना आता है कि हम संविधान में कुछ कुछ बातें लिखा है, सम न्याय की बात करता है, फिर उसके बाद वो स्वतंत्रता की बात करता है। तो भाई स्वतंत्रता किस तरीके का स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें रहने सहने की आज़ादी होनी चाहिए, रहने और सहन की आज़ादी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें किसी भी रूप से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए अर्जित करने का अधिकार पहले से, बाद में इसमें कोई युक्ति प्रतिबंध लगाए गए, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए, तो ये सब बाद में न्यायालय में ही बात हुई है ना। पर कुल मिलाकर हम यही कर रहे हैं, हमें जीविकोपार्जन करने के लिए हमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमारा हनन हो रहा है इस मामले में, तो हम चले जाएंगे न्यायालय। अब न्यायालय का काम है भाई प्रशासन और शासन को क्या करना, जवाबदेह बनाना। वो हथौड़ा चलाएगा और देखेगा। फिर उसके बाद समानता की बात करेंगे। समानता हमको चाहिए, समानता हमको शब्द पता है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो समानता किस प्रकार की समानता, समानता चाहिए, वर्ग समानता चाहिए, वर्ग के अंदर वर्ग विशेष समानता चाहिए। जैसे आप लोग को आरक्षण के अंदर आरक्षण का कॉन्सेप्ट समझे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण की बात सुनते हो ना, वर्ग के अंदर वर्ग समानता की चाहिए हमें। फिर उसके बाद विशेष सामाजिक योजनाओं के तौर पर सामाजिक योजनाएं आएंगी, तो उस विशेष पर भी हमको समानता चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष खास विशेष के लिए अलग अलग कंसर्न निकालो, अलग अलग योजनाएं निकालो, और किसी वर्ग के लिए निकालो ही नहीं। तो हमें समानता उस पे, हमें बढ़ने और हमें हर क्षेत्र में समान व्यवहार चाहिए, समान व्यवहार चाहिए। और व्यवहार का मतलब नौकरी होगा, पेशा होगा, नौकरी पेशा होगा, या या जब जब योजनाएं दी जा रही होंगी, तब भी हम समानता की बात करेंगे। अगर मान लीजिए ओबीसी की योजना, एसटी एससी की योजना, एससी की योजना, जनरल की योजना कुछ भी आ रही है, इसमें जो संविधान बोलता होगा, संविधान जो बोलता होगा, जो विधि होगा, उसी के आधार पर हम बातें मांग करेंगे। और ये मांग कौन का कहाँ करेंगे, न्यायालय में करेंगे, और न्यायालय इसकी जांच करवाएगा अपने शासन प्रशासन से। क्लियर है? अब समानता हो गया। उसके बाद बंधुत्व की बात करेंगे, बंधुता की बात करेंगे। तो बंधुता किस तरीके की चाहिए,
केवल वैचारिक बंधुता के साथ साथ हम सामाजिक बंधुता की भी बात कर रहे हैं। ये और उसके बाद हाँ, इसके बाद वैचारिक बंधुता के बाद सामाजिक बंधुता के साथ साथ हम राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करें, राष्ट्रीय एकता अखंडता। तो ये कुल मिलाकर बंधुता आपको कर्तव्य से जुड़ा हुआ मामला है, कर्तव्य से जुड़ा मामला है, ठीक है ना। इसको ये कोई संस्था कोई व्यक्ति विशेष इसको है ना पनिश नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि इसको ये करना है, पर न्यायालय अपने निर्णयों में बंधुता को विधि सम्मत कर दिया, विधि सम्मत कर दिया कि हाँ कुछ ऐसे मामले जहाँ बंधुता बना के रखनी। जैसे आप कोई पर्व त्योहार कर रहे हैं, पर्व त्योहार कर रहे हैं, तो आपको भावनाओं का कद्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको निसंदेह निश्चल और उदंड तरीके से छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा कोई म्यूट कीजिए अपने माइक को, जब नहीं बोलते म्यूट कर दीजिए, जैसे रिफ्लेक्स होता है, आवाज थोड़ा सा रिटर्न होता है, कान में दर्द करता है, ठीक है ना। तो क्या है कि भावनाओं को क्या करना, भावनाओं को ऐसा नहीं कि आपको अछूत छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको बंधुता को स्पष्ट कराना है, ठीक है ना। इस तरीके के संदर्भ को समझ के आपको लिखना है। ये हो गया प्रस्तावना का जो है ना, प्रस्तावना का आपको प्रतिष्ठित दर्शन के संदर्भ में बातें मैंने शुरू में ही बोला था। सीटीए जो कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस निपुण सीरीज चलाया था उसमें टॉपिक एनालिसिस कराया था उसी में। तो ये चीजें समझिएगा कि हाँ ये क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए हम प्रस्तावना किसी देश के संविधान में क्यों जरूरी है, कोई बताएंगे क्यों जरूरी है? सर संविधान को सर अगर कम समय में समझना है, उसका क्या, उस राष्ट्र का क्या प्रकृति है सर, नागरिकों का क्या अधिकार दिए गए हैं, अगर उसको कम समय में समझना है तो प्रस्तावना इसमें काफी हेल्पफुल होता है। ओके, और कुछ कोई बताएंगे, एक लाइन में बता दीजिए क्यों जरूरी है। जरूरी है बताएंगे कोई? संविधान के उद्देश्य का सारांश दिखता है इसमें। और कुछ? सर प्रस्तावना शासन संविधान के उद्देश्य, दर्शन और शासन शासन की प्रकृति, शासन शासन की प्रकृति प्रशासन सर। को शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाता है, बस इतना ही इसका काम है। अब शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाएगा, नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर बिलीव बढ़ाएगा। व्यवस्थाओं, जो भी व्यवस्था होगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो नागरिक उस देश के, जिस देश के नागरिक होंगे, तो उसके व्यवस्थाओं पर उसको ना क्या करे, विश्वास बढ़वाता है, विश्वास बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएन का अपना प्रस्तावना है ना, है कि नहीं? या कोई भी संगठन होता है उसका अपना प्रस्तावना होता है, या यूनिवर्सिटी होता है कोई, उसका अपना प्रस्तावना होता है, प्रिम्बल्स। तो क्यों होता है? इसलिए होता है ना कि हाँ, जो जो व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ कोई देश है, तो वो क्या करेगा, जो देश है इसके प्रस्तावना के संदर्भ में कार्य करेगा, तो जवाबदेह रूप से अपना उत्तरदायी लेगा। और जो लोग हैं, जो संगठन के जो देश हैं, वो क्या करेंगे, उस व्यवस्था, जिस व्यवस्था को उसने बनाया गया है, उस व्यवस्था पर बिलीव है तो ही तो जुड़े हुए हैं ना। अगर व्यवस्था पर बिलीव नहीं तो संगठन से जुड़ता, बाहर नहीं निकल जाता। जैसे अमेरिका बाहर निकल गया कुछ संगठन से, उसको बिलीव नहीं रहा, निकल गया। तो यही है दो मूल कारण। बाकी आगे पीछे जो आप लोग बात बोलते हैं ना, वो तोड़ना मोड़ना बातें होती हैं कि हाँ हम एक्स्ट्रा कुछ बातें बोल दें, कुछ नहीं है तो चलो हम दर्शन की बात कर लेंगे, प्रकृति की बात कर, उद्देश्य की बात कर। पर किसी भी व्यवस्थाओं में, कोई भी व्यवस्था आप कल्पना कर लीजिए, संगठन के तौर पर, बड़े संगठन के तौर पर, या किसी यूनिवर्सिटी हो, या किसी भी तरीके से आप मान लीजिए कोई संगठन गठित कर रहे हैं, उसमें एक प्रिम्बल्स डालते हैं। जैसे हम बौद्ध युक्ति फाउंडेशन बनाए हैं, तो एक अपना प्रिम्बल्स बनाए है ना, प्रस्तावना बनाए। हम अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर क्या नहीं होगा, वो कोई मतलब नहीं, पर उस प्रिम्बल्स को पहन के, उस प्रिम्बल को लोग पढ़कर इतना जरूर समझ जाएंगे इनका मोटो क्या है। तो मोटो समझ गए तो दो चीजें होंगी, बिलीव होगा तो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो लोग जुड़े रहेंगे वो इस जवाबदेही के साथ काम करेंगे कि भाई मेरा विजन ये है, हमारी टीम का विजन ये है। बस यही एक मूल कारण होता। तो किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना का मूल दो ही कारण है।
उसके अतिरिक्त सब ऐड ऑन कर लेते हैं वो अलग मैटर है, ठीक है ना। पर ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके कॉपी में होनी चाहिए, तो नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं तो इधर उधर की बातें लिखिएगा तो नंबर तो औसतन ही मिलेगा, क्योंकि जो को रिव्यू करेगा कॉपी उसको यह जरूर समझ में आ जाएगी कि ये औसती चीजों को समझ रहा है, बेसिक चीजों को नहीं समझा है। कि हाँ, शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाना है, प्रस्तावना का मूल कारण है, प्रस्तावना का होना मूल कारण है, और नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास बढ़ाता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो आपको ऐड करना है आप आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं, पर ये जरूर ऐड कीजिएगा। उसके बाद जो आप लोग बोल रहे हैं वो नीचे से ऐड कीजिएगा। हायरार्की सिस्टम में पहले अगर ये दोनों ऐड नहीं करके वो सब लिखते हैं, तो मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 3.5 तक पसीना उतार देगा देने में। और अगर ये दोनों केवल ऐड कर देते, इसकी व्याख्या करें, तो मान के चलिए आपको 4 4.5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। बस इतना ही जान लीजिए, इस 2 लाइन का अंतर कितना हो जाएगा, 1 से 1.5 नंबर का अंतर हो जाएगा। हो सकता है ये 2.5 भी आपको दे, क्योंकि वो चीज बेसिक चीज वो ढूंढ रहा होगा। इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हायरार्की सिस्टम समझे, क्या लिखना है नहीं लिखना है, कैसे लिखना है। चलिए अब हम दर्शन की बात करते हैं। दर्शन तो आप लोग बता ही दीजिए, दर्शन बहुत इजी है। दर्शन क्या है प्रस्तावना का, हमारे भारतीय प्रस्तावना का क्या क्या चर्चा है बताएंगे। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यस सर, लोकतंत्र ट्रिपल SDR सर। और कुछ संप्रभुता, है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, वेरी गुड, उसके बाद सर गणराज्य, और वेरी गुड। और एक धर्मनिरपेक्ष छूट रहा है सर, धर्मनिरपेक्ष। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सर। हाँ वेरी गुड। देखिए हायरार्की, थोड़ा सा इसमें एक अंतर बस जोड़ दीजिएगा, जो आप गणराज्य रिपब्लिक बोले उससे पहले लोकतंत्र डेमोक्रेसी को जोड़ दीजिए, बाकी सब ठीक है ना। यस सर। सार्वभौमिकता की बात करता है, सार्वभौमिकता जो जो सॉवरेनिटी की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, समाजवादी स्वरूप की बात करता है, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, ठीक है, जो हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करेगा। अब लोकतंत्र 2 तरीका, व्यक्तिगत लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की बात होती है। इस तरीके अलग अलग वर्गीकरण है, उसको बाद में लोग देखेंगे। गणराज्य की बात करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, न्याय की बात करेगा। न्याय 3 प्रकार के न्याय की है ना कल्पना। आज सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, यही ना है, राजनीतिक है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करेगा, और स्वतंत्रता भी अलग अलग तरीके से है हमारे संविधान में, अलग अलग। समानता की बात करेगा, 5 प्रकार के हैं। उसका समानता की बात करेगा, और उसके बाद बंधुत्व की बात करेगा। कुल मिलाकर यही सब सारी चीजें दर्शन में आती है। अब समझिए सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तो बहुत बेसिक चीज है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। औचित्य प्राय, जो आप बोल रहे थे रंजनी जी कि नहीं समझ में आ रहा है, रागनी जी, औचित्य क्या है, औचित्य का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। अगर इसको इंग्लिश कर लेते तो आपको आसान हो जाता है। जस्टिफिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ हम बात करेंगे। जस्टिफिकेशन, भारतीय संविधान का जस्टिफिकेशन क्या है, औचित्य है क्यों, यानी मान लीजिए आपका होना क्यों जरूरी है। आप नहीं होइएगा इस दुनिया में तो क्या ये दुनिया नहीं चलेगी। समझ गए अब क्या अर्थ है। सर एक तरह से सर इसको महत्व बोल सकते हैं क्या? नहीं, महत्व और औचित्य अलग है। इसका मतलब है सर कि क्यों दिया गया है, क्या कारण है इसका। हाँ, आपके घर में आपका होना क्यों जरूरी है, आपके समाज में आपका होना क्यों जरूरी है। अगर इस क्यों को समझ गए तो ये औचित्य है। समझ गए। अब हाँ या ना बोलिए, नहीं तो समझाएं इसको तो जिनको सर जो दिक्कत था। अभी आप बताएं नीड, प्रस्तावना का नीड ही इसका आंसर होगा औचित्य का। हाँ, नीड्स नहीं, जस्टिफिकेशन के संदर्भ, नीड्स जाइए तो कुछ और भी चीजें निकल कर आ जाएंगी। जो शब्द अप्रोप्रिएट इसके लिए जुड़ के निकल के आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैंने क्या बताया कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है ना, मान के चलिए, तो आपका वजूद कुछ है इसका कि नहीं है। एक पर्सन, अगर आपकी मैं बात कर लूं, तो आपका कुछ वजूद होगा, कुछ आइडियोलॉजी होगा, जिसके कारण आपके घर में महत्ता बनी हुई है, अर्थात घर में आपके औचित्य को समझा जा रहा है, आपके स्टेटस को समझा, जस्टिफिकेशन किया जाएगा आपका कि नहीं भाई ये घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर ये नहीं रहेंगे
तो घर में बहुत से नियम कानून नहीं बन पाएंगे, लोग मैनेज नहीं रह पाएंगे, लोग है ना अपनी जवाबदेहिता तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका होना ही मात्र केवल, जैसे राष्ट्रपति का पद अगर नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता देश में, या राज्यपाल का पद नहीं होता तो राज्यों में क्या बिगड़ जाता? अब बताइए मुझे, कुछ बिगड़ता? सारी शक्तियां तो पीएम यूज कर रहे हैं, सारी शक्तियां तो सीएम यूज कर रहे हैं, तो भाई इसको क्यों रखा गया है? यही औचित्य है, समझ पाए? तो सर लिखेंगे क्या इसमें? अरे लिखेंगे बताएंगे, पहले समझिएगा तब ना। यस सर, समझ गया आप टू द पॉइंट को बात आप समझते नहीं है, आप सीधा 2-3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, कुछ बताया जाता है आप टेढ़ा निकल के जवाब देते हैं। आप पहले ये चीज बताइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ उचित को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना का जवाब दीजिए, बस उसके बाद हम आगे बताएंगे क्या उसमें लिखा जाएगा। इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ जाता है, समझे ना? 3 चौथे दिन क्लास में आपको हम देख रहे हैं। औचित्य में लिखा जाएगा ये चीजें, बात की हम विरासत के तौर में इसको देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का औचित्य के तौर पर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से बातें की गई थी, तो बातें की गई थी, हम इसको कैसे लागू करेंगे? तो इसके लिए जरूरी था कि हम इसको कहीं शामिल कर देते। तो जो आदर्श गांधी जी के आदर्श थे, जो जवाहरलाल नेहरू के आदर्श थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्श थे, जो अन्य लोगों के आदर्श थे, तो कुल मिलाकर यही सब बातें करा जो संविधान में बातें की गई हैं। आप जाके पूरा पलट के देखिए संविधान के इस परिप्रेक्ष्य में कि संविधान क्या कहता है, कैसे कहता है, किस रूप से कहता है, उसके आदर्श किस तरीके प्रस्तावना को किस आदर्श की बात करता है। स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बातें निकल कर आई थी वही बातें यहाँ रखी गई है। विविधता की बात करता है, विविधता की बात करता है, विविधता में एकता की बात करता है कि हाँ ये कैसे एकता करेंगे। इसके औचित्य के लिए जरूरी है प्रस्तावना कि हम बात करेंगे, ठीक है विविधता भारत बहुधार्मिक बहुभाषीय संरचना के तौर पर है, धर्मनिरपेक्षता और बंधुता को कायम करना एक आवश्यक तत्व है। ये दोनों का अगर हम विविधता को हम लागू करेंगे तो धर्मनिरपेक्षता प्लस बंधुत्व, बंधुता को कैसे आवश्यक तत्व के तौर पर देखते हैं, इसलिए औचित्य इसकी हो जाती है कि हम विविधता की बात करेंगे जब भी, तो इसको लागू कैसे की जाएगी? तो लागू की जाएगी जब तक हम धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को नहीं लागू करेंगे या उसको नहीं बनाएंगे या बहुत बंधुता की स्थिति को नहीं लाएंगे, तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इसका औचित्य है। तीसरा है कि सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं, सामाजिक प्लस आर्थिक समानता की बात करते हैं, ठीक है ना? तो सामाजिक आर्थिक समानता हम कैसे स्थापित कर पाएंगे? तो इसके लिए कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करेंगे, कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करेंगे। तो वर्गों का उत्थान कैसे ला पाएंगे? तो भाई यहाँ पर चर्चा संविधान में किया गया किस तरीके समानता की बात की है, तो समानता वर्ग विशेष की समानता, सभी वर्गों के अंदर वर्ग विशेष की समानता की बात करती है। इसलिए सामाजिक और जब आर्थिक समानता की बात करेंगे तो इसका उचित इसलिए कि जब तक हम कमजोर वर्गों को उत्थान नहीं करेंगे, समानता के पक्ष को नहीं ला के देंगे, तो तब तक वो पूरा नहीं होगा, इसलिए इसका औचित्य है। फिर उसके लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी हमारे पास। जब आजाद हो रहा था देश, उस समय यह भ्रम था कि देश हमारा शासन व्यवस्था कैसे चलाएगा, तो आकांक्षाएं जब थी तो उसको कैसे हम औचित्य को पूरा कर पाएंगे? तो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की जनता की भागीदारी जब तक हम नहीं देंगे, जनता भागीदारी को नहीं बढ़ाएंगे, प्लस उत्तरदायी शासन को नहीं लाएंगे, उत्तरदायी शासन आजादी के बाद यही सबसे बड़ा कंसर्न था। तो ये दोनों जब तक नहीं देंगे तो इसके औचित्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रस्तावना में ये बातें की गई कि हाँ इसके औचित्य को कम, प्रस्तावना में ये सब बातें लिखी गई हैं, इसे बताई गई है जनता की भागीदारी कैसे। तभी तो भारत के लोग से शुरू किया गया है, भारत के लोग से शुरू किया गया, अर्थात लोग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए औचित्य इसका बन जाता है। इसकी प्रकृति क्या है बताइए फटाफट सभी लोग, प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ सिंबल्स क्या है इसका, क्या है नेचर, किस रूप से हम देखते हैं इसकी प्रकृति? तो सबसे पहले प्रकृति देखते हैं गैर न्यायिक, इसको न्यायिक, वेरी गुड, गैर न्यायिक है। दूसरा है संविधान का हिस्सा है,
यस सर। संविधान का हिस्सा के तौर पर देखते हैं। पहले इसको हिस्सा नहीं माना जाता, पर हिस्सा माना गया जब केशवानंद भारतीवाद का जो केस आया, उसके बाद चीजें निकल कर आई, फिर उसके बाद चीजें उभर कर सामने आ जाती कि नहीं भाई यहाँ के यह संविधान का अंग है। तो ये सब बातें मूल संरचना का आधार है, यस सर। मूल संरचना का आधार है। अब मान लीजिए संरचना का आधार है, अब ये कैसे है आधार, कोई बता सकेंगे? मूल संरचना, या हम बात करें मूल ढांचा, इसके संदर्भ में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, कैसे ये है मूल मूल ढांचा का सिद्धांत आधार? या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मूल ढांचा का आधार। जो सर जो संविधान के जो भाग में लिखा गया है सर, जैसे वेरी गुड। समाज पंथ निरपेक्ष, वो है सर, स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना में मेंशन कर दिया गया है, जैसे लोकतांत्रिक। दूसरा सर धर्मनिरपेक्ष। इसमें सर ये नहीं, भी जोड़ सकते हैं सर, दूसरा ये जोड़ सकते हैं सर कि हाँ। सुप्रीम कोर्ट केशवानंदा भारती बाद में कही है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐड किया जा ये सब सकता है, इसके तत्व को निकाला नहीं जा सकता है। ये सब बात नहीं है, आप समझिए, कंसर्न समझिए। इसलिए मैं औचित्य के संदर्भ में बात कर रहा था। राष्ट्रपति का होना ना होना शासन व्यवस्था के लिए कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पीएम और सीएम ही सारे शक्तियों का वहन कर रहे हैं, और लिखा भी गया वास्तविक रूप से कार्यपालिका तो वही है ना, पर उसका होना बहुत जरूरी है ना। तो समझिएगा, मूल संरचना, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोल दे कि हम कोई नियम कानून बना रहे हैं, इसको मूल स्ट्रक्चर में डालेंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, हमको नहीं पता, आने वाले समय में कुछ मूल ढांचा आएगा। अगर इसको मूल ढांचा में डाल रहे हैं तो इसको जांच व्यक्ति कैसे करेगा? जनता जो है उसकी जांच ये कैसे करेगा कि हाँ भाई जो बोल रहा है ये बहुत जरूरी है और ये मूल ढांचा का ही पार्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दिया और मूल ढांचा बोल दिया, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को नोटिफाई नहीं किया जा सकता है कोर्ट में? यानी उसी बेंच पर या हायर बेंच पर फिर से लाया नहीं जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है। पर इसको हम कैसे मान लेंगे कि भाई हाँ ये मूल ढांचा है? तो प्रस्तावना इसको बताता है। प्रस्तावना क्या बताता है? प्रस्तावना यही बताता है कि प्रीमिस में कुछ शब्द ऐसे हैं, अभी मैंने क्या बोला, एक आम आदमी को ये समझ विकसित नहीं है पूरा संविधान का, पर उसको कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही है कि भाई जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वही समानता वाला बात बोल रहे हैं, जिसमें समानता का जो वर्गीकरण है, स्वतंत्रता की बात करेंगे जो वर्गीकरण है ना, फिर बंधुता की बात करेंगे, बंधुता की बात करेंगे, तो बंधुता की बात करेंगे। तो ये तीनों चीज जो मेन है उसका सब सब टॉपिक है, ये तीनों चीज मूल ढांचा में आ रहा है। किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में या किसी विषय के परिप्रेक्ष्य में मूल ढांचा की धारणा विकसित की जा रही है, तो क्या ये सब सारी चीजें शामिल हो पा रही हैं? वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो बिल्कुल कनेक्ट है, तो ये मूल ढांचा का संदर्भ है। तो ज्यादा लोगों को समझना भी नहीं है, पर संविधान पूरा पढ़ना भी नहीं, 395 अनुच्छेद तक, बस प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और देखिए क्यों मूल ढांचा दिया गया है। केशवान किसी विषय को मूल ढांचा के संदर्भ में क्यों स्पष्टीकरण दे रहा है न्यायालय, इसके संदर्भ से देख लीजिए, तो व्यक्ति के पास ओपन हो जाता है सारी चीजें। हाँ भाई ये सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मूल ढांचा में कौन कौन शामिल है बताइए? कोई एक विषय बता दीजिए कुछ जिससे हम स्पष्ट कर दें, आप ही लोग बताइए। मौलिक अधिकार सर सर, मौलिक अधिकार है नहीं, ये सर, तो बहुत ही आसान चीज है, जहां पर संघीय लगता है ढांचा कंफ्यूजन। सर, संघीय ढांचा, वेरी गुड। संघीय ढांचा को हम न्यायिक बोलते हैं कि समीक्षा, न्यायिक न्यायिक समीक्षा, समीक्षा वेरी है गुड। सर, शक्ति का संविधान के पृथक संदर्भ करण है संविधान की सर। अरे सर्वोच्चता, बस विधि बस का बस, शासन। अरे बस एक से स्पष्ट कर देंगे, हो जाएगा, समझ जाएंगे। अब मान लीजिए न्यायिक समीक्षा की हम बात करें, ये मूल ढांचा बोल दिया, ठीक है भाई, तो न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है, कोई बताएंगे? यस सर, ये न्यायिक सर समीक्षा है सर, जो भी कार्यपालिका या विधायिका है सर, उसके द्वारा जो कानून बनाया गया है या सर जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसके संवैधानिकता को जांच के लिए सर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की जांच के लिए सर। बस वही चीज है। तो इसकी जांच वो कैसे करेगा भाई, कोई बता सकेंगे? जांच यही बेस पर वो कर रहा होगा, यस सर, प्रस्तावना के बेस पे सर, प्रस्तावना और प्रस्तावना के बेस मूलभूत। पर। तभी तो कभी वो बोला कि अगर संविधान पढ़ने में कोई अस्पष्ट है, या शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका स्वयं
अगर संविधान के किसी विषय पर अस्पष्ट राय रखते हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रस्तावना समझ के आंख बंद करके निर्णय दे दीजिए या निर्णय ले लीजिए, यही बोला है ना यस सर, प्रस्तावना के मतलब संविधान संदर्भ की में। व्याख्या के लिए हाँ, बहुत तो मूल ढांचा का जन्म ही होता है प्रस्तावना के प्रकृति, प्रस्तावना के संदर्भ से, प्रस्तावना के गोद से। ये चीज समझ के चलिएगा। अगर पूरा संविधान नहीं रहता और मन एक विकल्प देख लीजिए, एक हाइपोथेटिकल बात सोच लीजिए, अगर प्रस्तावना संविधान नहीं रहता हमारा, मान लीजिए जिस तरीके से व्याख्यित है, अगर नहीं रहता केवल प्रस्तावना, तो फिर भी आपको एक समय के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, क्योंकि वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी जो संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी। तो कैसे हम इसको करेंगे? तो और आसान तरीका है प्रस्तावना समझना लोगों के लिए। इसलिए सारे कंसर्न को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? अब आगे आते हैं महत्व का। महत्व इसका क्या होता है? महत्व क्या है इसका बताइए। प्रस्तावना का संविधान सर। का, हाँ प्रस्तावना का ही क्वेश्चन है ना, महत्व क्या है? यस सर। महत्व इसका बता दीजिए फटाफट। संविधान का मार्गदर्शन है, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बोलते जाइए। विधायिका को दिशा निर्देश देता है, वेरी गुड। संविधान की न्यायालय को व्याख्या के लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक देखिए, व्याख्या के लिए। उसके बाद तो सामाजिक कुछ न्याय सब स्थापित करने का प्रमुख टूल्स कुछ, है। हाँ, मानक मानक शब्द लिख लीजिएगा। अच्छा है, वो सब चीज है, क्या कहते हैं शब्द, दिशा निर्देशक के तौर पर काम करता है। अब कोई भी दिशा निर्देश किसी को भी दे सकता है, शासन, प्रशासन और व्यक्ति विशेष तीनों को दे सकता है ना? दिशा निर्देश देता है, उसके न्यायिक संवैधानिक नैतिकता की बात करता है। अब ऐसा नहीं कि भाई न्यायालय भी तुम इधर उधर की बातें करने लगो, तुमको भी एक दायरा तुम्हारे लिए है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बोल दे कि भाई राष्ट्रपति का शासन, सॉरी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो ये कार्य करे वो नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश चलेंगे। क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में? तो इसलिए संवैधानिक नैतिकता तय कर देता है कि आप न्यायालय के लिए की जवाबदेहिता, तुम ऐसा कुछ निर्णय मत देना जिससे मूल रूप से ना चीजें प्रभावित हो, मूल रूप से चीजें प्रभावित हो जाएंगी। तो देख रहे हैं अभी राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे, याद है? यस माननीय सर। न्यायालय, यस सर। उसी के संदर्भ में आप समझ जाइए कि एक नैतिकता का था मामला, जहां पर संवैधानिक नैतिकता तय करनी थी न्यायालय को। नो कुछ उसने कुछ जल्दीबाजी में वो आदेश दे दिया राज्यपाल को कि भाई 3 महीना के अंदर ही तुमको बिल पास करना। तुम आदेश देने वाले होते कौन हो? सबसे पहले तो ये आदेश तुम किसको दे सकते हो, ये संविधान ने तय कर रखा है, ठीक है ना? तो तय कर रखा है तो आप अपनी नैतिकता को भूलिए मत ना, भूलिएगा तो फिर माननीय राष्ट्रपति 14 सवाल आपसे पूछेंगे, 14 सवाल में आप जवाब नहीं दे पाइए तो फिर आपको बैकऑन होना पड़ेगा, बैकवर्ड आपको अपने डकर्ड में जाना पड़ेगा। तो ये चीजें समझिएगा, नैतिकता कैसे तय होती है, तो 14 सवाल से संदर्भ में समझिएगा, ठीक है ना? अब आगे बात करेंगे, नायकों के लिए प्रेरणा भी देता है कि नहीं देता है? मान लीजिए हम कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं, कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, कैसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा। तो ये समझाता कौन है? ये प्रस्तावना समझाता है राष्ट्रीय एकता बंधुता के संदर्भ में। हम किसी रूप से धर्म को मानते हैं, किसी रूप से आचरण करते हैं, किसी रूप से व्यवहार करते हैं, जैसे ही हम समाज में अपनी कदम रखते हैं तो हमको नैतिकता के प्रश्न स्वयं से ढूंढने होंगे। अर्थात मौलिक अधिकार आपके साथ चलता है तो उसके पीछे पीछे आपका साया के तौर पर मौलिक कर्तव्य भी चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के लिए प्रेरणा देता है कि हम, मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, इस देश में रहना, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, कोई बताएंगे? यस सर। राष्ट्र बताइए। के विकास में सर अपनी भागीदारी को वेरी सुनिश्चित गुड, करना। राष्ट्र के विकास में भागीदारी देना। और उसका प्राथमिक सीढ़ी क्या है, कोई बताएंगे? प्राथमिक सीढ़ी क्या है? प्राथमिक
स्वयं का विकास करना सर। नहीं, यही जो नागरिकों के लिए बात की गई है ना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। Yes, आप अंबानी हो या ना हो से कोई लेना देना नहीं राष्ट्र को, ठीक है ना। आप हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आईएएस और अनधिकारी हो या नहीं, उससे लेना देना राष्ट्र को नहीं है। अगर आप ये अदना सा व्यक्ति भी हैं जो केवल जिंदा रह रहा अपने 2 वक्त की रोटी खा के भी, तो आप राष्ट्र के निर्माण में एक प्राथमिक कड़ी के तौर पर काम कर, जब तक आप व्यवहार आपका सही रहेगा। अगर व्यवहार हो गया समाज के लिए उदंडता वाला, जैसे प्रश्न, आप जाके किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, किसी दंगा फैला दे रहे हैं, तो राष्ट्र अपने एसेट का खर्च कर रहा होगा ना उसको रोकने में, नहीं करेगा, प्रशासन लगाएगा, तो परेशान रहेगा हमेशा प्रशासन। तो परेशान रहेगा तो जो मूल उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्र को विकास के राह पर ले जाना, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहा होगा। अब बिना मतलब का मान लीजिए रोड बनाया और उदंड कोई बच्चा है गांव का, ये रोड बार बार काट दे रहा है, मान के चलिए बार बार ये रोड काट दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए अभी ट्रेन के पटरी में बहुत ही घटना मिली थी कि ट्रेन को पटरी पर लोहा रख दिया जा रहा है और काट दिया जा रहा है। वैसे उदंड लोगों के लिए, उदंड लोग किस रूप से राष्ट्र के लिए निर्माण कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो अगर बार बार ये घटना व्यापक पूरे देश में होने लगे, हर जगह होने लगे, तो क्या लगता है आपको राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास हो पाएंगे? तो इसलिए सबसे पहले प्राथमिक सीढ़ी में जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान नहीं है, बड़ा अधिकारी नहीं है, पर अपने व्यवहार से राष्ट्र की एकता राष्ट्र का विकास सुनिश्चित कर सकता है। बहुत से ऐसे गरीब देख रहे होंगे, किसी प्रकार का सामाजिक ताना बाना को नहीं खराब करते हैं। बहुत गरीब व्यक्ति हैं, वो अपना दिनचर्या कर रहे हैं, अगर भीख भी मांग रहे हैं, दिनचर्या अपना उनका जो है वो कर रहे हैं, रात को सो जा रहे हैं। तो प्रशासन को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये चीजें हमें इसे अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त कुछ करना पड़ेगा। तो किसी न किसी रूप से वो राष्ट्र के एसेट को ही बचा रहा है ना। तो ये चीज समझिएगा। तो ये व्यक्ति विशेष से कल्पना की जाती है, नायकों को प्रेरणा देती है कि तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो और तुम कितने भी छोटे आदमी क्यों ना, आपका कैसा भी स्टेटस क्यों ना हो, अगर आपका व्यवहार समाज के प्रति जवाबदेह के तौर पर, जवाबदेह व्यक्ति के तौर पर है ना, तो आप राष्ट्र की एकता, अखंडता को और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। बेसिक चीजें समझिए, बाकी कहानी आप लोग लिख ही लीजिएगा। समझ गए? चलिए आगे बात करें। लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए इसका महत्व बनता है। अगर हम कहीं फंसते हैं तो भाई इसी को हम याद करते हैं। लोकतंत्र की आत्मा है, और आत्मा की शुरुआत किससे हुई? भारत के लोगों से हुई है, भारत के लोगों से हुई। तो ये परिप्रेक्ष्य में आप चीजों को बता दीजिएगा, कहानी खत्म कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे, आर्टिकल 21 के बारे में। बताइए क्या है मामला। तीसरे नंबर प्रश्न पर आइए, फटाफट चीजें बताइएगा ताकि आगे बढ़े हम लोग जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 21 के बारे में बताइए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताइए आर्टिकल 21 तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है। यस सर, सबसे पहले तो सर अनुच्छेद 21 को सर परिभाषित कर देंगे थोड़ा सा। हाँ बोलिए, बोलते उसके बाद जाइए सर फटाफट। इसके बाद सर दो जो सर इसके इस दिशा में सर दो जो जजमेंट है सर, पहला मेनका गांधी वाद और उसके बाद सर सॉरी उससे पहले सर एक और है मेनका गांधी एक एक गोपालन वाद, एक एक सर Very उसके good. बाद मेनका Very good. गांधी वाद। वेरी गुड, ये दोनों को सर कोट कर देंगे। वेरी उसके गुड। बाद उसके बाद सर फिर इसमें बोल रहा है कि कैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विस्तार किए जा रहे हैं। तो सर विभिन्न सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जिसमें सर अलग अलग मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है सर, उसको बारी बारी से 8-10 को जैसे सर कि कोट करके, जैसे सर वेरी गुड, उसमें शिक्षा का बहुत अधिकार सारे। 19 कृष्णवाद में, और यस स्वच्छ सर। पर्यावरण का अधिकार AC मेहता बनाम भारत राज्य में सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्राइवेसी का केस AK फुटा स्वामी केस से लेते थे। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। आर्टिकल 21 के संदर्भ में सब बातें कर देंगे।
पर आर्टिकल 21 से पहले आने से पहले कुछ चीजें हैं जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात होती है ना, उसके संदर्भ में कुछ विषयों को लिख देते हैं ताकि आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जो हाल के दिनों में चर्चा में था, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे अभी विशेष अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में आरक्षण पढ़े हैं, चर्चा में यस था। सर, यस सर, विशेष अन्य पिछड़े जातियों के संदर्भ में आरक्षण, जातियों के संदर्भ में आरक्षण, यस सर। इस पे अभी जो SC ST में जो सर वो वर्गीकरण हाँ किया गया उसी का बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ डीएनए में चर्चा किए, एक बार जाके देख लीजिएगा। अच्छा, आरक्षण की राजनीति, जब इसकी बात होगी तो साथ में साथ आरक्षण की भी बात कर लेना, ठीक है ना। यस जैसे सर। 76वां संविधान संशोधन के बाद चीजें आई, फिर मेनका गांधी कहते हैं, सॉरी, किसने किसने साहनीवाद, ने- इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। फिर नागराजन याचिका नागराजन आता है, वाद, यस सर। हाँ, तो ये सब चीजें स्पष्ट कर देना है। उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, विकास बनाम आरक्षण की राजनीति क्या है, ये सब सारा यहीं से क्वेश्चन करके पूछ देगा, ठीक है ना। उसे क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का साधन है या सामाजिक न्याय का साधन है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का साधन है या सामाजिक न्याय का? कोई बताएंगे क्या मतलब इसका? बेसिक बस बता दीजिए, उसके आगे बढ़ जाएंगे। यस सर, मतलब जैसे सर अभी सर वाद विवाद में रहता है ना हमेशा सर कि आरक्षण जो है केवल मतलब रोजगार प्राप्ति का एक मतलब टूल्स बन के रह गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मेन सर आत्मा ये है कि सामाजिक न्याय स्थापित करना है। अच्छा, ओके। इसके संदर्भ में सर कहा भी गया है उनके भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि आरक्षण सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक अहम उपकरण है। वो तो बहुत पुरानी बातें होगी ना, वर्तमान में जो चीजें हैं हम उसकी बात कर। देखिए विद्वान लोग जो है वो तो शुरू में आज से 50 साल 100 साल पहले कुछ कुछ बातें बोल के चल गए, उसमें नो डाउट, ठीक है ना। गांधी जी हो, अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। पर वर्तमान में क्या वो है या नहीं, उसकी वैलिडेशन, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान में उस उनकी बातों, उनकी जो भी बातें की गई, उनकी बातें जो भी बोली गई, जो भी कोट किया गया है, क्या अभी वर्तमान उसकी वैधता है? तो वैधता कैसे हम जांच करें? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में बोला है, आज से कुछ साल पहले ही, अभी भी वर्तमान में जब ये मामला गया था, अभी भी जातियों, अभी भी लोगों के स्थिति को मापने का आधार जाति है, उसकी सामाजिक स्टेटस जांचने का आधार जाति है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो जाति आधारित विशेष परियोजनाओं का बात करते हैं, या उनके आचरण व्यवहार में सामाजिक तौर पर वो नहीं करते हैं, सामाजिक तौर पर नहीं करते हैं, नैतिक तौर पर करते हैं। और मजे की बात मैं बोलूं आपको, इंटरव्यू में ये बातें बोल के चलाया बच्चा, इंटरव्यू में ये बात बोल के चलाया। उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या धर्मनिरपेक्षता को कैसे आप देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता को वो बातें बोल दिए। तो धर्मनिरपेक्षता में लोग अपने व्यक्तिगत आचरण होता है, एक सामाजिक आचरण होता है, दो तरीके का आचरण होता है ना। तो आप किसको मानते हैं? तो बच्चे भावनाओं में बह के उसके संदर्भ में जो भी सही है गलत है वो मैं नहीं जाऊंगा, किसी कास्ट विशेष की बात नहीं करूंगा। इस 70वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू जो चल रही है ना उसमें मैं बात कर रहा हूँ। ये 22 तारीख का है, 22 मार्च का बात है। आपको जो एमसीक्यू, आपको ट्रांसक्रिप्टेड क्वेश्चन भेजा, शायद मैं उसका भेजा भी हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 22 या 23 का होगा। जाके वो बच्चे ने ये बोल दिया कि मैं सामाजिक तौर पर, तो सामाजिक तौर पर मैं धर्मनिरपेक्षता की तो बात करूंगा, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। तो ये चीजें समझिएगा। तो अभी भी क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो व्यक्ति पद पर जाने वाला, बनने वाला है, वो भी जाति विशेष के मुद्दे पर अपने व्यक्तिगत आचरण को पहले रखता है। अब इस मामले में मत जाइए कि वो कितना सही है कितना गलत है। अगर इंटरव्यू के लेवल में अगर ये बात बोल रहा है बच्चा, तो इसका मतलब सब साफ समझिए, जहां उसका भविष्य का निर्धारण होने वाला है, ये चीजें समझ में देखिए। अभी भी जातियां के संदर्भ में बातें हो रही हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है कि अभी भी लोगों का अगर स्टेटस चेक करना है ना, तो सामाजिक उत्थान कितना हुआ है जातिगत विशेष रूप से, ये आपको पहले चेक करना होगा। तब हम आर्थिक आरक्षण की बात, जब हम आर्थिक आरक्षण का जब मुद्दा चल रहा था ना, जब दिया गया 10% रिजर्वेशन, उस समय की बात यह है, ये बातें बोली जा चुकी है। तो अभी भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक साधन के तौर पर हम इसे देखते हैं, जातियों का जो आरक्षण दिया गया, जाति विशेष आरक्षण जो दिया गया है। तो आप इसको अभी देख रहे हैं प्रासंगिक होते हुए। अब ये कितना सही है कितना गलत है, वो इंटरव्यू के मेंबर के द्वारा तय किया जाएगा, हम उस पर भी नहीं जाएंगे। बस इतना समझिए कि जब हम व्यवहार में आते हैं, जब बातें करते हैं, दो स्तर पर ही केवल बात करते हैं, तो दो स्तर पर, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर आपका कितना न्यूट्रल है समाज के तौर पर, यह भी तो चेक करना होगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हम और आप कहीं ना कहीं जातिगत विशेष रूप से परियोजनाओं का आचरण कर लेते हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो भी। तो जातिगत आरक्षण की बात जब होती है इसी संदर्भ में कि उसका सामाजिक उत्थान का प्रथम सीढ़ी माना जाता है, ये सब सारी चीजें आपको समझना होगा, उसके संदर्भ में उत्तर लिख देना है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा क्या SC/ST वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था होगी, अब ये विवाद था ना, यस सर। वर्ग के लिए क्रीमी लेयर, तो इसको अच्छे से देख लेना, एक राउंड मार लेना है क्रीमी लेयर, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, हो सकता है व्यवस्था हो या नहीं, हो या नहीं। तो न्यायालय इसमें क्या बोला बताइए, तो मैंने इस पर DNA भी कराया है। यस सर, न्यायालय बोला है कि सर SC/ST में जो है सर मतलब क्या बोलते हैं सर, क्रीमी लेयर होना चाहिए, और हाँ राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो मतलब इससे संबंधित कानून बना सकती है। हाँ, ऐसा देखिए न्यायालय बोल दिया, देखिए ऐसी व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए जहां पर हम वर्गीकरण कर सके कि हाँ किसका है ना, किसका उत्थान हुआ और किसका उत्थान नहीं हुआ है। तो इसका जांचने का तरीका क्रीमी लेयर अर्थात आय के आधार पर ही बताया जा सकता है, और कोई है तरीका जैसे OBC में है वैसे ये तरीका अपना सकते हैं, पर ये कितना होगा, किस स्तर का होगा, ये राज्य के अर्थात संसद संसद का मामला है। संसद का मामला, ये कितना दिया जाएगा, मान लीजिए अभी 8 लाख OBC को दिया जा रहा है, हो सकता है इनको 10 लाख दे दिया जाए, हो सकता है 20 लाख दे दिया जाए, या हो सकता है कुछ भी और भी अंतर 5 लाख दे दिया जाए, पर ये तय कौन करेगा, ये संसद करेगा, मेरा मामला नहीं है। तो यह व्यवस्था कितना युक्ति युक्त हो सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा, इन सारे संदर्भों को देख लेना एक बार, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, जब इतनी बातें हो ही रही हैं और लगातार हो बात निकलती है, ऐसा नहीं कि वर्तमान UPA सरकार थी उस समय से निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो रही है, क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये 14 से 18 का जो आर्टिकल है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो इन सब शॉर्ट क्वेश्चन एक बार देख ली, शॉर्ट रिवीजन मार लीजिएगा। हाँ, इस सब के बारे में क्या स्टेटस प्रश्न कहीं पूछ दे तो आपको ये सब सारी चीजें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है, निजी सर क्षेत्र में आरक्षण, हाँ बोलिए। सर एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए सर, जैसे हम्म, SC/ST में सर क्रीमी लेयर का बात होगा सर, या पूछा हम्म, जाएगा कि इस पे मतलब ये कहाँ तक तर्क संगत है सर, हम्म। तो इसमें सर पक्ष और विपक्ष डाल के सर जब कंक्लूड करेंगे तो मतलब इसको जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया है सर उस ओर झुका के मतलब कंक्लूड कर देंगे सर इसको। नहीं देखिए, होता है कि जब आप पक्ष विपक्ष दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पक्ष विपक्ष दोनों लिख लिए, और उसमें अपना अपना विचार सबका होगा, कुछ भी हो सकता है व्यक्तिगत विचार, उसमें न्यायालय का क्या राय है ये भी आप लिखिएगा, सरकार क्या सोचती है ये भी लिखिएगा, सरकार की राय क्या है, उसका विचार क्या है, लास्ट में समीक्षा कीजिएगा आप। तो दोनों के संदर्भों के बातों में लिखिएगा, तो उसमें आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है यथा स्थिति कि भाई हाँ स्थिति ऐसी है कि अब ST और SC वर्ग में, SC/ST वर्ग में कुछ लोगों को ही लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को, यस सर, एक जैसे ही एग्जाम, जाति बार बार आरक्षण का जैसे लाभ उठा रहे हैं। जैसे मीना है, अब इसको, अब मीना वाले इसको बुरा नहीं माने, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, मीना वर्ग को आरक्षण है, हर लोग, हर में मीना मीना आ रहे हैं, ठीक है, वहां ना उनका अधिकार है, कुछ छीन नहीं सकता है, पर पैरेलल तो और लोगों को व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना, कि मीना के अलावा भी और भी SC/ST के लोग होंगे तो उनको वहां आना चाहिए, या XYZ कोई भी SC/ST वर्ग का हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
एक समान अवसर तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए उनको? उन्हीं वर्ग विशेष में एसटी में मान लीजिए बहुत सी जातियां हैं, बहुत से सॉरी उपजातियां हैं, मान लीजिए बहुत सी उपजातियां हैं, तो सभी को पैमाना सभी के लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको कंक्लूड कर दीजिएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति दोहन न हो जाए किसी खास विशेष उपजातियों का, तो जिसके कारण अन्य जो जातियां इस वर्ग में हैं उनके साथ भेदभाव हो जाए, मूल संविधान का जो ढांचा है वो कहीं न कहीं उनसे छीन लिया जाए, मूल जो प्रस्तावना की बातें की गई हैं जिस संदर्भ में समानता के अर्थ को वो उनसे छीना ना, हकमारी ना हो जाए। इसलिए एक व्यवस्था जरूर कायम करनी चाहिए कि भाई हम लगा देंगे 2-3 पैरामीटर। अब पैरामीटर जैसे ओबीसी में लगा हुआ पैरामीटर, वही पैरामीटर यहाँ भी लग सकता है। बस क्या करना है कि राज्य विशेष जब हम बात करें, जैसे उत्तर पूर्व राज्यों के अलग पैरामीटर 1-2 पॉइंट ऐड अलग से करना हो, दक्षिण के राज्यों के लिए मान लीजिए पांच पैरामीटर बना रहा है, तो 3 सबके लिए समान होगा, पूरे देश के लिए समान होगा। 2 क्या कर दीजिए, राज्य विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर पैरामीटर बनाइए, ताकि है ना हर क्षेत्र का अलग अलग अपना टेक्सचर है ना, उसको भी शामिल कर लिया जाए। उनके साथ भेदभाव ना लगे कि नहीं भाई मेरे साथ जनजातीय स्तर पर चीजें कहीं प्रभावित हो रही हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्गीकरण समीक्षा लिख कर निकल जाइएगा। अब ये जो बातें हो रही है सुप्रीम कोर्ट में मामले आए हैं तो बहुत शोषण हो रखा होगा तब तो आया होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी सुबह उठा, रात को उठा, सुबह सुबह सो के और बोला कि चलो आज हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मामला उठा देते हैं। ऐसा होता है क्या? नो सर। ऐसा तो है नहीं, बहुत से मामले आ गए होंगे, लोगों को महसूस होने लगा होगा। जब तक सर से पानी ऊपर नहीं जाता लोग प्राण बचाता है। जैसे नदी में आप जाइएगा नहाने, तालाब में नहाने जाइएगा, जब तक नाक के नीचे पानी है मजे से लेकर नहाइएगा, है ना। जैसे ही नाक के नीचे पानी आ गया, पानी नाक में चला गया, तो आप नहाइएगा कि छटपटाइएगा? वही वाला हाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सीधा सा अर्थ यही समझिए, या हाई कोर्ट में मामला गया, सीधा सा अर्थ यही समझिए कि चिंता है लोगों को कि भाई मामला बिगड़ रहा है। तो बिगड़ रहा है तो इसको समाधान लाइए। समाधान के लिए सबसे आसान तरीका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है कि हम डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। हम धरना प्रदर्शन और राजनीतिक लामबंदी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम जनहित याचिका दायर कर देंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें मिल जाएगा और यह न्यायालय संसद को सीधे बोलेगी। तो ये आसान तरीका है। तो ये पहले हो रखा है बहुत सी चीजों में, लग रहा है लोगों को नहीं, ये अब सर से ऊपर चला गया है मामला, जहां पर हमें अपने स्टेप से चीजें सही करनी होंगी। तो ये चीजें समझिएगा, ठीक है। चलिए बातें आर्टिकल 21 के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि इधर चीजें एक बार जरूर इसको देख लीजिए, जो भी मैंने मुद्दे बताए हैं ना। प्रश्न हो सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बना के प्रश्न पूछ दे, या लॉन्ग ही क्वेश्चन बना दे, जैसे SC ST वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था के संदर्भ में आरक्षण के मामले को टैग करके प्रश्न पूछ दे, तो 2-3 पॉइंट जोड़ के बना सकते इसका उत्तर। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 21 में। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ बातें बोलिए आप लोग फटाफट, क्या है, नहीं है, कैसे है? कहाँ गए जी? ये है ना आर्टिकल 21, तीसरा नंबर, यस सर। बताइए। इसके बारे में तो सर बताए ही सर अभी थोड़ी देर पहले। बताए थे? हाँ बताए थे। यस सर। नहीं सुने थे हम, फिर से सुना दीजिए। दिक्कत? सर बताए थे जैसे सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर बता सबसे दीजिए। पहले सर इसमें अनुच्छेद 21 को सर परिभाषित कर दिया जाएगा कि हम्म, मतलब अनुच्छेद 21 में क्या है मतलब, और क्या प्रावधान है सर। उसके बाद जो है सर फिर इसमें 2 जजमेंट है सर, एक AK गोपालन वाद और दूसरा मेनका गांधी वाद, दोनों को कोट कर देना है सर। वेरी उसके गुड, बाद सर तीसरे नंबर पे सर विभिन्न सुप्रीम कोर्ट का जो सर निर्णय आया है, जिसमें अलग वेरी अलग गुड, अधिकार जोड़े गए हैं, चाहे वो सर उन्नी कृष्णन बहुत वाद हो या हादिया केस वाद हो या विशाखा दत्त गाइडलाइंस हो या बाबा रामदेव वाद हो या बहुत अच्छा। पुट्टा स्वामी वाद हो, सबको ऐड करके और फिर सर अंतिम में कंक्लूड करेंगे कि वर्तमान में बदलते अ, समय के साथ मतलब अलग अलग अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार मौलिक अधिकार का विस्तार कर रही है, जिसमें अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसे करके सर। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे? चलिए
देखिए ऊपर सब सही बोले, बस नीचे सुधार कर लीजिएगा कि भाई न्यायिक व्याख्या के माध्यम से कैसे विस्तार किया है। तो जैसे ना क्या कीजिएगा कि वाद जो थे ना, वाद उसके चर्चा अगर कर देते हैं ना तो और भी क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। कि मान लीजिए जैसे गर्मापूर्ण जीवन की बात किया गया था, गर्मा पूर्ण मय जीवन की जीवन जीवन की बात की गई है, का अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 21 में किया गया था। तो यस सर। ठीक है, किया गया था तो केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीना भी है। अभी हाल ही में ये भी बात आया, मरना भी इम्पोर्टेंट है भाई, यस सम्मानजनक सर। रूप से। तो ये सब हाँ सर, बातें की गई। बातें की गई है। तो बताइए किस वाद में हुआ, अगर ये लिख देते हैं ना तो और भी सोने पर सुहागा। थोड़ा सा मेहनत है तो याद कर लीजिए कुछ। देखिए जब हम बात करते हैं ना मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट में, तो कुल मिलाकर 10 से 12 ऐसे वाद है जिसको ना रट जाइए और वही सब जगह घूमता रहेगा। ज़्यादा ज़्यादा 15 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। उसको रट जाइए, एक पेज में लिख लीजिए और उसको चेपते चलिए सब जगह, जहाँ जहाँ डिमांड मिलेगा वैसे अनुसार चेपते चलिए। तो आप लोग एक अलग काम कर लीजिए एक्स्ट्रा, उसके बाद चीज़ों को कर लीजिएगा। जैसे ये जो बातें की गई थी कहाँ की गई थी, आपको याद होगा फ्रांसीसी कॉलोनी मॉर्लिन वर्सेस जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली 1981 का मामला था, उसमें ये बातें बोली गई थी। आप सुने थे? आपने इसको सुने? केवल गर्मापूर्ण जीवन की जब बात की गई थी तो क्या वो मामला था? नो सर। बस एक सेकंड। नहीं जानते हैं लोग कि क्लास लेते हैं इस टाइम में, भाई ग्रुप वाले लोग ही मैसेज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस मामले में समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं जो फ्रांसीसी कॉलोन मूलिन का जो विदेशी मुद्रा तस्करी को लेकर निवारण अधिनियम लाया गया था, उनको हिरासत में ले लिया था। जो याचिकाकर्ता थे उनको हिरासत में निवारक बंदी के कारण उनको क्या किया गया, बंद कर लिया गया। तो उनके द्वारा बोला गया ठीक है, राज्यों के हितों के हानिकारक माना गया ऐसा मूल्य, ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर क्या मुझे जीवन गर्मापूर्ण जीवन का अधिकार भी नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है? तो गर्मापूर्ण जीवन है कि हमें जो नियम कानून है उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे याचिकाएं दायर करनी चाहिए, करने का अधिकार होना चाहिए। अपने मांगों, अपने अधिकारों के संदर्भ में, मानवाधिकारों के संदर्भ में अपनी बातों को जो राज्य के संस्था है जैसे न्यायालय है, पुलिस विभाग है, वहां पर अपनी बातें तो रख सकते हैं ना। तो मेरा बेसिक नीड्स है गर्मापूर्ण जीवन। तो इसलिए फ्रांसीसी कॉलोनी मूलिन बनाम प्रशासन दिल्ली का मामला था, उसे जरूर याद रखिए। इसी मामले में ये बताया गया। जैसे फ्रांसीसी कॉलोनी कॉलोनी मूलिन मूलिन बनाम प्रशासक जो थे दिल्ली सरकार, दिल्ली यूनियन टेरिटरी का मामला था। संघ शासित प्रदेश संघ क्षेत्र का मामला था, जहां पर मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम जो आया था उसके में इनको पकड़ा गया था, हिरासत में लिया गया था। मुद्रा संरक्षण और एवं तस्करी, तो इसका मतलब हम अपराधी हैं, मान लीजिए हैं कि नहीं, ये तो बाद में तय होगा ना। पहले तो हम व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के तौर पर हमें अपना घर में पर जीवन जीना है कि नहीं जीने दीजिएगा, कि निवारक बंदी लगा दीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर बोला गया कि निवारक बंदी होने के नाते उनकी हिरासत जो है दंडात्मक प्रकृति की नहीं है, बल्कि उनके उद्देश्य उन गतिविधियों को रोकना मात्र है। इसको पहले ही अनुशंसा में ये क्या कहते हैं कि निवारक जो नजरबंदी की जाती है उसका अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे? निवारक जो नजरबंदी की जाती है या बंदी बनाया जाता है उसका यस अर्थ क्या सर। होता है? मतलब सर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को लेकर के सर शक के आधार पे सर गिरफ्तार किया कर लिया शक के जाता है। आधार पर, शक के आधार पर पूर्व में ही इनको पकड़ लेना, पकड़ लेना। तो ये किसके लिए लागू होता है? ये जो कोर जो क्रिमिनल होते हैं, जो पहले से हत्याएं कर रखे हो, पहले से घृणित अपराधी रहे हो, अगर वो पैरोल पर हैं या इस प्रकार से वो छूट गए हैं, लगता है इनसे समाज में फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी इस घटना के बाद, तो उनको हम नजरबंद कर सकते हैं। पर ये व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया है, अब इस पर जांच भी नहीं हुई है, अभी मामला न्यायालय पहुंचा भी नहीं है। आप शक के आधार पर नजरबंद कर सकते हैं? नहीं। आप इसको पकड़ सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं, उसके बाद न्यायालय पहुंचा सकते हैं, जो एक आम व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष रखना है।
तो आप रख सकते हैं, ये सब तो ठीक था। अब नजरबंदी कर दिया, यहीं पर बात बोला गया कि गर्मापूर्ण जीवन का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब ये वाद लिख लीजिएगा, उसके आगे हम बात करेंगे, वो सब आप लोगों को जानते होंगे। राइट टू लिवहुड की लाइव कहते हैं, राइट टू लाइवलीहुड क्या, सॉरी, राइट टू लाइवलीहुड की बात की जाती है, अर्थात जीविकोपार्जन का अधिकार होना चाहिए। यस नाम सर। सुने? जीविका यस की, सर। हम जीविका क्या करेंगे नहीं करेंगे, आजीविका का साधन क्या होगा, कैसे हम उसके लिए करेंगे, राइट टू लाइवलीहुड। ये यस सर। बताइए किस मामले में? ओल्गा टेलिसवाद सर। वोल्गा टेलिसवाद। तो इस टेलिसवाद का नाम लिख देना, मैं यही बोल रहा, अगर एग्जाम्पल लिख दिए ना वाद के साथ, तो और भी सोने पर सुहागा हो जाए। वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार जो है, बताइए। स्वास्थ्य का अधिकार सर। राज्य का कर्तव्य है स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराना। ये कहाँ से तय हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। पश्चिम बंगाल, क्या बोले, फिर से बोलिए तो पूरा। पश्चिम बंगाल मजदूर संघ वर्सेस पश्चिम बंगाल से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति था ना, उसने बोला कि भाई हम कैसे मामलों के संदर्भ में हम अपना अधिकार रखेंगे काम करने का। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट उसके राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए इस सबको। तो ये नाम थोड़ा सा रखिएगा, पश्चिम बंगाल खेत समिति पर नाम पश्चिम बंगाल 1996 का मामला था। इसको याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखिए तो और भी। शिक्षा का अधिकार, यस सर। उन्नी कृष्णनवाद सर। वेरी गुड। अधिकार उन्नी कृष्णनवाद 1993 का मामला था ना, 93 का मामला था, तो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। फिर स्वच्छ पर्यावरण का बात बताइए। स्वच्छ पर्यावरण सर सुभाष MC मेहता बनाम भारत राज्य सर। नहीं इसमें नहीं, सर बहुत सुभाष सारा बात है सुभाष सर। कुमार, सुभाष कुमार स्टेट वाला होगा, बिहार स्टेट वाला होगा, 1991 का यस। मामला यस सुभाषवाद। सर। ठीक है ना, सुभाषवाद याद रखिएगा, 1991 का मामला था। तो इस तरीके से ना लिख के ना, अगर वाद को लिख देते हैं, मान लीजिए जहां आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, तो मान लीजिए 16 से 17 औसत दिया जा रहा है, तो आप 20 से 22 वाले कैटेगरी में चले जाइएगा। और ये सब CTA में हम करा दिए हैं। ये सब जो चर्चाएं थी CTA में कराया गया, या और भी क्लासेस जो होती है वहां करा रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने नंबर कैसे बढ़ाने हैं, आपको तय करने हैं। लिखिएगा सब बच्चा, आप लोग भी लिखिएगा। जीविकोपार्जन का दिया गया, कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया, न्यायिक त्वरित न्याय आर्टिकल 21 के सामने शामिल किया। अभी हाल ही में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो अधिकार दिए गए, सैनिटरी नैपकिन बांटने की बात की गई, वो सब चर्चाएं अभी चर्चा में था। तो किस वाद में आया ये अधिकार, कहाँ से दिया गया? अभी हाल में जीवन मरने का अधिकार दिया गया, सम्मान पूर्वक जीवन। तो वो सब वाद का नाम लिख के आगे बढ़िए, तो ज्यादा है ना एग्जाम्पल ऑथेंटिक लगेगा। नहीं तो ऐसे लगेगा, मान लीजिए जो चर्चा केवल करते हैं, हाँ पढ़ लिया होगा तो लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं है। अब ये सब लिखना याद करने ना कि हाँ इसी का मामला था, यानी कहने का मतलब है कि ध्यान लगाने वाली बातें हो जाएंगी ना, तो इसलिए नंबर आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है ना? पेशी बेनिथेसिया की बात हुई हाल फिलहाल में, तो ये सब चीजें लिखकर आगे बढ़ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक का तो पवित्र घोषणा मात्र नहीं, बल्कि राज्य की नीति मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश। व्याख्या कीजिए, बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं, बताइए। और CTA इसका देख लीजिएगा, वहां भी मैंने कवर किया है, तो उसके बाद देख लीजिएगा, वहां से भी तो एग्जाम्पल अच्छा से हो जाएगा आप लोगों का, सारे एंगल बताए गए हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। भाई साहब लोग किधर गायब हो गए? आवाज जा रही है ना? यस सर। तो बोला जाए, जैसे ही कुछ बोलते हैं बोला जाए तब ना। सेल्फ डाउट हम ही को करवा देते हैं आप लोग कि मेरा नेटवर्क खराब हो गया है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए, बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए।
तो सबसे पहले तो ये आप लोग स्पष्ट कीजिए कि भाई पवित्र घोषणा है कि नहीं है, सुस्पष्ट निर्देश है क्यों, पहले तो यही बताना है ना। यस सर, यस सर। तो बोलिए पवित्र है कि इसका नहीं है। इसका तो सर बेस पता है कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है सर, तो और उसमें मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों को मतलब ये दिशा निर्देश चाहिए। चलिए सर कोई यह व्यक्ति पवित्र घोषणा है क्योंकि राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रतिस्थापित करता है, साथ में वेरी नागरिकों गुड, के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास करता है। इसमें वेरी गुड। दलितों और वंचितों के प्रयास की बात की गई है, उत्थान की बात की गई है। उसके अतिरिक्त जैसे सर ये गोवध को निषेध किया गया है, पोषाहार, तो ये सब पवित्र घोषणा इसीलिए माना गया है। वेरी गुड। देखिए कुल मिलाकर है ना कि जब हम राज्य की कल्पना किस रूप से करते हैं भाई, लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर, लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर, तो भाई ये कैसे पूर्ति होगा, ये पूर्ति होगा जो हम आपको सीटीए में बता रखे होंगे, तो एक बार देखिएगा जरूर, वहाँ डिटेल चर्चा है। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है, व्यक्ति विकास की बात करता है। इससे समाज विशेष की बात है ना, परिणाम के तौर पर होता है, परिणाम के तौर पर होता है। जरूरी नहीं कि सारे व्यक्तिगत जो निर्णय मौलिक अधिकार जो लागू किए जाएंगे समाज के उन्नयन की बात हो रही होगी, समाज के उत्थान की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है किसी मामले में वर्ग विशेष को लाभ हो जा रहा होगा या समाज को लाभ हो जा रहा होगा, ये हो सकता है, पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि मान लीजिए ये मौलिक अधिकार का निर्णय लिया गया ये विषय पर, तो ये पूरे समाज को लाभ दे दे, पूरे भारत को लाभ दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसको समझिए। पर जैसे हम लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में बातें करते हैं, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो मान के चलिए जैसे नीति निर्देशक किसी भी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट की हम बात करेंगे जहां पर कुछ बदलाव ला रहे हैं, सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो सीधा सर समझिए पूरे भारत के में लाभ उसका हो रहा होगा। तो यह इसकी नेचर है, इसका प्रकृति ही है कि इसका लाभ कितना लोग, बहुत से लोगों को होगा। जो लाभ आपको यहाँ मिल रहा होगा वही लाभ का भागी जो वहन करेगा, ये यहाँ भी ला करेगा, यहाँ वाला भी करेगा, यहाँ वाला भी करेगा, बीच वाला भी करेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। पर मौलिक अधिकार का लाभ का हम बात करें तो हो सकता है, जैसे हो सकता है कि यहाँ वाला इतना लाभ कमा रहा है और यहाँ वाला इतना लाभ कमा रहा होगा, हो सकता है यहाँ वाला इतना लाभ कमा रहा होगा और यहाँ वाला कुछ लाभ नहीं कमा रहा होगा। समझ के अंतर क्या है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं ना कि मौलिक अधिकार पवित्र घोषणा मात्र क्या सुस्पष्ट निर्देश कहते हैं, तो यही निर्देश है कि इसका मतलब तुम समझ लो कि डीपीएसपी अगर मामले में चर्चा हो रही है, डीपीएसपी की चर्चा हो रही है न्यायालय में, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हो रही है या कहीं भी चर्चा संसद में चर्चा, हालांकि इसको लागू नहीं करवाता है संविधान, नहीं कहते हैं न्यायालय, पर कहीं ना कहीं चर्चा तो होता है ना। जैसे शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में भी मौलिक अधिकार में, पर उसको शामिल किया ना डीपीएसपी में, तो ऐसा थोड़ी है कि निर्देश नहीं देता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं देता, आशा करता है ऐसा भाई कि हाँ तुम ऐसा करो, और हो सकता है कुछ मौलिक अधिकार ऐसे जैसे तुम डीपीएसपी में शामिल कर लो, तो तुम्हारा जो लोक कल्याणकारी धारणा है और भी मजबूत हो जाएगा, और भी जनता उन्मुख लगेगा, जनता को लगेगा कि हम ये हमारे लिए बातें हो रही है। इसलिए ध्यान रखिएगा डीपीएसपी पर जब भी चर्चा होगी तो पूरे भारत में यह सुस्पष्ट निर्देश के तौर पर देखा जाएगा, इसलिए बातें हो रही है। इसको हमने ये शब्द के संदर्भ में बात की है। सीधा सा अर्थ होता है लोक कल्याणकारी की धारणा को स्पष्ट करना, और उसका एक और भी अर्थ होता है, इसका एक अर्थ और समझिएगा कि हाँ इसका अर्थ सीधा सा है कि सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर रहा होगा, करता है कि नहीं करता है। यस सर। तो ये कम से कम तो कर रहा होगा, तो इसलिए इसका उद्देश्य हम बात करते हैं कि यह कैसे निर्देश सुस्पष्ट निर्देश है, ये सब चीजें बता सकते हैं। अब इसको न्यायालय हाल के निर्णयों में कैसे अभी व्यवहार में लाया है, तो उससे पहले देखिए न्यायपालिका इस पर कई बार बातें बोल रखा है, जैसे मिनर्वा मिल्स वाद में
सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के संतुलन की बात कर रखा है। केशवानंद भारतीवाद में भी संविधान के मूल दर्शन के तौर पर इसे मूल ढांचा में शामिल कर रखा है। ये सब बातें लिख सकते हैं। या हम मॉरल जो ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, विधायिका से ऐसे आप देखिए, ये क्या है कि बाध्यता हम नहीं ले सकते, कहीं न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, न्यायालय में नहीं जाएंगे, न्यायालय में इस विषय को कोई व्यक्ति लेके नहीं जा सकता है। पर ऐसा भी तो नहीं मानना चाहिए कि जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं, राज्य को अधिकार दिए गए हैं, वो इस मामले में एकदम आंख बंद कर ले, ऐसा हो सकता है? कि आर्टिकल कितने हैं डीपीएसपी में? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल सर 36 से 51 तक है। 36 से 51, यस सर। वेरी गुड। 36 से 51 तक जितने भी मामले हैं, उन मामलों में आंख बंद कर ले राज्य, ऐसा है? ऐसा कल्पना किया जा सकता है? अगर मान लीजिए न्यायालय में मामले में, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायालय में जाए कि हम हथौड़ा तो चलवा लेते हैं, पर इस मामले में हथौड़ा नहीं चलवा सकते हैं। पर ये क्या ऐसा कल्पना किया जा सकता है, ऐसा पचेगा हम लोगों को या किसी व्यक्ति को या कुछ संस्था को, किसी सरकार को, कि आंख बंद कर ले डीपीएसपी के मामले में? तो यहाँ पे याद रखिएगा, संसाधनों का वितरण कॉन्सेप्ट आता है, संसाधनों का वितरण। तो संसाधनों का वितरण जब राज्य करती है, राज्य के जो आर्टिकल 12 और 36 के मामले में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, अगर वो सारे लोग कुछ सेवाएं दे रहे, संसाधनों का वितरण कर रहे हैं, तो ये देखा जाए आवश्यक क्या, सबसे पहले आवश्यक क्या है ये देखा जाता है। किसे देने के बाद अधिक से वर्गों को लाभ होगा, अधिक वर्गों को लाभ होगा, अधिक वर्गों को लाभ होगा, ये पैमाना के तौर पर जांच किया जाता है। तो सब अपने संसाधनों के आधार पर था, संसाधन किसी पास ज्यादा है, किसी पास कम है, संसाधनों के आधार पर ये भी देता है। तो ये अब सबके, किसी राज्य के पास ज्यादा पैसे है तो जल्दी देगा, किसी पास कम है तो कम देगा। तो यहाँ ध्यान ये रखना है ना, जब इस मामले के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि राज्य से क्या अपेक्षा की जाती है। राज्य आर्टिकल 32 और 36 के परिप्रेक्ष्य में एक शब्द यूज कीजिएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन, अर्थात विधायिका की नैतिक बाध्यता है। अब बाध्यता ये क्यों है भाई? नैतिक बाध्यता इसलिए कि तुम नहीं पूरा करोगे, तुमको वोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए, इतना भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान इतना गुड़ मंत्र से जुड़ा हुआ है ना, कोई भी संस्था दम उद्दंड होकर काम नहीं कर सकता है। सबको इस सर्किल में ही रह के काम करना है, जहां पर संविधान बीच में है और सब इसी और उन्मुख है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट एकदम एक्सट्रीम शक्तियों का वहन करता है। नहीं भाई, तुमको स्वतंत्रता दी गई है। तुम भी जब उदंड व्यवहार करोगे, तुमको नकेल कसने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई गई है। विधायिका से भी बोला गया है, तुम सारे शक्तियों का वास्तविक वहन तो करते हो, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि तुम ही वास्तविक शक्ति हो। समझ गए क्या मैं शब्द बोला? यस सर। अब नागरिक तुमको शुरुआत की गई है, सर्वोम शक्ति के तौर पर कल्पना की गई है कि भारत के लोग से शुरुआत होगा, तुम सर्वोम शक्तियों का स्रोत हो। सर्वांगीण जो भी शक्ति हम पावर सोच रहे हैं, इसका मतलब तुम ये मत सोच लो कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया जाएगा, तुम उदंड बने रहो, तुम पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझिए, संविधान सर्वोच्च स्थिति को रखे हुए है। तो इसका मतलब आप ये संविधान मूल रूप से, तुम भी यह मत समझ लेना कि तुम पर संशोधन नहीं होगा, तुम में बदलाव नहीं किया जा सकता। जो तुम लकीर, पत्थर का लकीर नहीं हो, तुम में भी बदलाव किए जाएंगे समय युक्त रूप से। इसलिए सभी संविधान के परिप्रेक्ष्य में संविधानवाद को लेकर चलता है, सभी संस्थाएं संविधानवाद को लेकर चलती है। भविष्य के संदर्भ में हम डिसीजन लेंगे। तो ये इतना गुड़ मंत्र है ना, कोई अपने नैतिक जवाबदेही अर्थात मॉरल ऑब्लिगेशन से बाहर निकल नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट इतना व्यापक है ना कि इसको बस महसूस कर लेगा कोई ना, तो अपनी नैतिकता, अपनी जवाबदेहिता को तय कर ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी एक आईएएस ने क्या किया, रिजाइन मार दिया। रिंकू सिंह का नाम सुने हैं? यूपी कैडर के हैं, कोई सुने हैं?
हाँ या ना यस सर, बताइए। हाँ तो यस सर, कल सुने ही तो उन, रिजाइन वाला आया हाँ है। तो कौन क्यों मारे वो रिजाइन कोई बता सकते हैं? वो आईएएस है भाई, शक्ति सब उनके पास होती अगर रहते हैं या थोड़ा सा भी चेक एंड बैलेंस थ्री अपना के आगे बढ़ जाते तो शायद उनका भविष्य और भी बेहतर हो सकता था, पर उन्होंने रिजाइन मारना ज्यादा उचित समझा। बताइए। इतना साइलेंट हो जाते इस सब मामलों में भी जहाँ पर नैतिकता की बात हो। आप नैतिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं, खुद के नैतिकता के बारे में? आपके स्वाभिमान की बात आ जाए, आप क्या कीजिएगा? क्या बम, ऐसा परमाणु बम वाला क्वेश्चन पूछ दिए क्या? एकदम पूरा साइलेंट हो गया आप लोग भाई साहब सब लोग, क्या बात है? नो सर, अभी आईएएस के बारे में नहीं इत, पता है सर। अरे तो नैतिकता के बारे में पता है ना? यस सर। तो कुछ तो बोला जा सकता है। इस सब मामलों में चुप हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका क्या आकलन किया जाएगा, सोच के देखिएगा। इस सब मामलों में तो कुछ ही नहीं, जो कुछ ना कुछ तो बोल ही देना है। हालांकि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, अविनाश जी, मैं इस संदर्भ में नहीं बोल रहा, बस एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि मान नो लीजिए सर। ऐसे 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 प्रश्न में अगर चुप साइलेंट हो जाइए तो फिर समस्या हो जाएगी। जी सर। बताइए, कोई तो बताइए। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट करिए सर, नहीं समझ पाए। सर उनका बार बार ट्रांसफर हो रहा था और उनके स्वाभिमान के लिए ऊपर आ गया था। हो गया तो इसलिए हालांकि उनको समस्या। वेतन पूरा मिल रहा था, लेकिन फिर भी। अभी नैतिक बाध्यता का शब्द इसलिए मैं यूज किया और इनको जो एग्जांपल इसलिए दिया ना कि आप लोग ताजा ताजा भी मामला है तो इसको कनेक्ट कर पाइए, समझ पाइए कैसे ये काम करता है। रिंकू जी जब कैडर में थे, वहां पर काम कर रहे थे पद पर, तो वकीलों का कुछ मामला था, वकीलों का कुछ हो गया था। वो टॉयलेट कहीं कर रहे थे, कोई एक वकील, बुजुर्ग वकील, तो उनको डांट डपट लगवा दिए और बोले कि आप सार्वजनिक शौचालयों के यूज कीजिए, ठीक है ना। तो उस वकील के पूरे गुट ने ये बोला कि पहले आपने व्यवस्था किया है सार्वजनिक टॉयलेट का जो लोग यूज करेंगे, तो उनको अप्लाइज हुआ, उनको यह मॉरल ऑब्लिगेशन उनको पर स्वयं को महसूस हुआ, नैतिक बाध्यता, कि भाई हम पद पर रह के निर्देश दे रहे हैं पर उसके लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। हमने पब्लिक टॉयलेट बना दिया रहता तो कोई व्यक्ति बाहर क्यों टॉयलेट करेगा, पब्लिक टॉयलेट में बाहर जाके सार्वजनिक जगहों पर। तो ये तो जवाबदेह किसको बनना चाहिए, प्रशासन को बनना चाहिए था कि हम ऐसी व्यवस्थाएं कर दें। तो उस वकील गुट के सामने जो विरोध प्रदर्शन, वहां पर वो कान पकड़ के 5 बार उठा बैठक कर लिए स्वयं, इसलिए कोई बोला नहीं था उनको। वो जवाबदेहिता अपना स्वयं का तय करे थे, हमसे गलती हो गई, मैं खुद अब इसको ठीक करूंगा। और ये पूरे प्रशासन को समझ में नहीं आया, प्रशासन इसको आड़े हाथ ले लिया, गलत सेंस में इसको इंटरप्रेट कर दिया गया कि एक आईएएस अधिकारी कैसे किसी पब्लिक के सामने कान पकड़ के उठा बैठी कर सकता है। पर उसको ये लगा कि मेरी नैतिक बाध्यता है, नैतिक समस्या है, नैतिक जवाबदेही थी कि मैं पद पर रहकर अगर ये बातें नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए, क्या उससे पहले मैंने व्यवस्था दी है या डायरेक्ट दंड ही दे देना है? मूल संविधान तो यही बोलता है कि भाई, क्या बोलता है, तुम केवल दंड को लागू नहीं करोगे, तुम वैसी व्यवस्थाओं कायम कर जहां पर सुधार हो सके। तो ये मामला था। अब इसके कारण इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। केवल पेमेंट दिया जा रहा है, और केवल क्या दिया जा रहा है, काम नहीं दिया जा, पेमेंट दिया, उनको पद नहीं दिया जा रहा है जहां पर एक्टिव होकर जनता के लिए काम कर। उनको बर्दाश्त नहीं है, 9 महीना 8 महीना हो गया मामला तो रिजाइन कर दिए। तो नैतिक बाध्यता का प्रश्न यह था, नैतिक जवाबदेही का मामला था कि आप कितने बड़े पद में क्यों ना हो, कितनी बड़ी शक्तियों का वहन क्यों नहीं करो, आपका मोरालिटी क्या है किसी विषय पर। शासन प्रशासन तो बात की बात हम कर लेंगे, पहले आप उस विषय पर क्या सोचते हो। मान लीजिए ऐसे मामले अगर आपके साथ आ जाए, अब मान लीजिए लोग बोलता है कि नशाबंदी बिहार में बंद हो गई है, ठीक है ना, पर सबको पता है घर घर नशा पहुंच रहा है।
नशा के अलग अलग रूप पहुंच रहे हैं। तो बिहार सरकार, बिहार पुलिस कितना भी पीठ अपने से थपवा ले अपने पुलिस प्रशासन से, इससे दो राय कोई बोल सकता है? दो राय हो सकता है कि स्टेशन पर जाके एक बार हालत देख लो भाई। या बहुत से लॉज हैं पटना के, पटना में बहुत से ऐसे लॉज है जहाँ के एक बार रेड मार लो किसी ओकेजन पर, जैसे 31 जनवरी आता है, जैसे कोई ऐसा ओकेजन आता है, रेड मार के देख लो सारे सारे लॉज को एक बार ओपन करवा लो, समझ में आ जाएगा। या उससे भी ज़्यादा छोड़ दो, तुम एक बार सर्वे करा लो किससे, जो कूड़ा उठाता है, कि हाँ दारू का बोतल कहाँ कहाँ से मिला है, किस किस मोहल्ले से मिला है, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ से चीजें हो रही हैं। तो मोरालिटी का प्रश्न तो स्वयं तय करना पड़ेगा। हम शराबबंदी लागू किए तो कितना लागू हुआ है, कि किसी व्यक्ति विशेष को जेल में भेज देने के लिए बस केवल बनाया गया है? तो ये चीज है मोरालिटी का प्रश्न, और संविधान इसी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें बोलता है। तो इसको समझिएगा तो उत्तर बेहतर निकल कर आ पाएगा। हालांकि देखिए विषय से अलग है, पर जब प्रश्न कोई लिखिएगा ना, तो प्रश्न का उत्तर तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, किसी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त क्या आप मॉरल ऑब्लिगेशन का अर्थात संवैधानिक बाध्यता की, नैतिक बाध्यता की बात लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर ये कर जाते तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। समझ गए? चलिए बाकी सब आप लोग सही बोले हैं, उसको ऐड कर लेना है। चलिए भारतीय संविधान और संविधानवाद के बारे में बताइए, क्या है भाई ये संविधान और संविधानवाद क्या है? यस सर, संविधान तो सर किसी भी राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए सर नियमों का एक समुच्चय है, यानी कि यह एक भौतिक अवधारणा है। और सर कहीं कहीं पे सर ये अमूर्त विचारधारा के रूप में भी है सर, जहाँ मतलब अलिखित संविधान है सर। दूसरा सर संविधानवाद सर एक अमूर्त विचारधारा है जिसके तहत सरकार के शक्तियों पर सर अंकुश लगाया जाता है और मनमानी कार्य करने से रोका जाता है सर। वेरी गुड। और कुछ? बहुत अच्छा। तो वही सब बातें करने, संविधानवाद, संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में अंतर क्या, संविधान प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश जब डालिएगा, और संवैधानिकता क्या है ये बताइए तो। संवैधानिकता सर, संवैधानिकता का मतलब सर शायद संविधानिक नैतिकता है क्या सर? आपको हमने से अच्छा, हम ही सवाल किए, हम ही से पूछिएगा, पहले पहले उत्तर दिए तब ना बताएंगे। संवैधानिकता का मतलब है सर सरकार और संविधान। नागरिक दोनों के कार्यों को मार्गदर्शन करती है। अच्छा, संवैधानिकता सर संवैधानिकता सर संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान को प्रदर्शित करता है, जिसमें संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं उनको संरक्षण करना और संविधान को केवल देखिए, शब्द से नहीं बल्कि उसके भावनाओं को समझना। देखिए ये दोनों आप लोगों को सबको पता है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, बहुत पढ़े होंगे। बस संवैधानिकता के संदर्भ में कुछ बातें पढ़ लीजिए। हालांकि हम यहाँ बता देते हैं कुछ कुछ बातें, जैसे संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। तो देखिए संविधान मुख्यतः लिखित या अलिखित होगा, बेसिक रूप से लिखित या अलिखित हो सकता है, ठीक ना। लिखित अलिखित हो सकता होता है ना, कि नहीं होता है? यस सर। लिखित होता है। दूसरा होगा कि शासन की संरचना की बात करेगा, संरचना के बारे संस्थाएं और संस्थाएं और शक्तियों की बात कर रहा होगा, कि भाई यहाँ कैसे हम काम करें, क्या करेंगे। कार्य यह बताता हो क्या करना है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, यह बताता होगा। पूरा संविधान का ही नया अर्थ है। फिर जैसे भारतीय पर संविधानवाद क्या है, ये सिद्धांत विचारधारा के तौर पर हम देखते हैं, यानी इसको महसूस कर सकते हैं। सॉरी, संविधान सिद्धांत होगा ना, सिद्धांत और विचारधारा, सिद्धांत प्लस विचारधारा के तौर पर होगा, विचारधारा के तौर पर होगा। ये शासन संरचना की बात कर रहा है, निर्धारित करना है शासन संरचना कैसा होगा, उसको सीमित करता होगा, सत्ता को सीमित करता होगा, सत्ता को सीमित करता है। अब ये अर्थ कैसे समझेंगे सीमित करता है, कि कोई शक्ति है ना अक्षुण्ण रूप से व्यवहार ना करने लगे, वो भविष्य के संदर्भ में भी डिसीजन ले के, जैसे आप सतत विकास लक्ष्य देखते हैं ना, सतत विकास क्या है कॉन्सेप्ट, कि वर्तमान भविष्य और वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है, करता है ना। तो सत्ता का सीमित प्रयोग करना, असीमित प्रयोग नहीं करना है भाई, हमको उतना ही करना है जिससे शासन व्यवस्थाएं चल जाए। संविधानवाद यही बोलता है
कि वर्तमान के सोच के केवल काम मत करो, भविष्य के लिए भी सोच के कुछ काम करो। तो उसको सत्ता के संदर्भ में संस्थाएं और शक्तियां हैं, तो यहाँ पर अधिकारों की रक्षा करता है, इनसे अधिकारों की रक्षा करता है। अब कुछ ऐसा नियम कानून नहीं बना दो, जैसे एग्जाम्पल कृषि कानून आया था, ठीक है ना, तो कृषि कानून तो वर्तमान के लिए ठीक लग रहा था, भविष्य के लिए गलत लग रहा था लोगों को। तो भविष्य के लिए लोग संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में उसको क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। क्या है क्यों है इसके मामले में ये बताता संविधान, तो ये बोलता कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अर्थात कि हाँ भाई, तुम जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, जो तुम सुधार की बात कर रहे हो, तो वो कैसे लागू करोगे, किस माध्यम से लागू करोगे, किस आधार पर लागू करोगे। तो एक दो चीजें आप लोग पढ़े होंगे, रूल ऑफ लॉ का नाम सुने हैं, यस सर। इसके आधार पर दूसरा लिमिटेड लिमिटेड गवर्नमेंट के नाम सुने हो, सुने आप लोग, सीमित यस सर। सरकार की, सीमित सरकार की, ये क्या है? सर सरकार की भूमिका बहुत सीमित होगी और लोगों को स्वतंत्रता ज्यादा प्रदान की जाएगी। सीमित सरकार, अधिक शासन की अवधारणा। वेरी गुड। विकसित राज्य जितने हैं, वहां पर ये प्रभावी रूप से लागू होता है। जैसे अभी आप नहीं देखेंगे पुलिस प्रशासन यहाँ का भारत का है कि भाई आपसे एक जरा सा हेलमेट नहीं पहन के अपने गली से बाहर निकले कि आपको 1000 रुपया का फाइन लग दिया, ठीक है ना, नहीं हुआ तो गालियों गलौज कर दिया, नहीं हुआ तो मारो पीटी कर दिया। ऐसा नहीं है। विकसित देश में है कि जब तक आप जो युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है उसका वायलेंस बार बार नहीं करते हैं, तब तक पुलिस आपको स्ट्रेन मोड में देखती रहेगी कि तुम क्या कर रहे हो। जब लगेगा कि नहीं बार बार उल्लंघन कर रहा है, बार बार ये चीजें कर रहा है जो समझाने के बावजूद, तब आपको पनिश करेगी। तो कानून जो लिमिटेड सरकार है कि हम कम से कम हस्तक्षेप करेंगे, आपके कम से कम हस्तक्षेप करेंगे। तभी तो आप देखते होंगे कि ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री किसी नागरिक के घर के बाहर भाषण मात्र दे रहा था, तो यहाँ का पब्लिक निकल के, उस घर का ऑनर निकल के बोला ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से बाहर जाके आप जो करना आप करिए। और वो प्रधानमंत्री को मानना पड़ गया, वहां से निकल गया। अब यहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री रहे तो एड़ी चोटी का बल लगा दे उसको बर्बाद करने में। अशोक खेमका तो बचे ही नहीं भाई साहब, जो अधिकारी थे। हम और आप जैसे आदमी आदमी क्या बचेंगे, सोच के देखिएगा। तो सरकार है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, कम से कम हस्तक्षेप करेंगे। चाहता तो यहाँ का प्रशासन क्या करता है, इसका टेटुआ दबा देता, सीधा सा अर्थ हम बिहार के लैंग्वेज में बोले तो। अगर भारत में ये घटना हो जाती तो आपको क्या लगता है, IAS IPS और सारे जो महकमा है वो इसका एड़ी चोटी का बल लगा के इसका टेटुआ दबा, नहीं होता, बुलडोजर चलवा देता। और चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। तो आप ये सोचिएगा कि हम बात कर रहे हैं कम से कम हस्तक्षेप करने का, कैसे करेंगे, यही लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता। तो ये सब बातें आप लिख के आगे निकल जाइएगा, समझाने का जो होगा समझा दीजिएगा। चलिए अब आते हैं संवैधानिकता के मामले। ये क्या है मामला? देखिए, संवैधानिकता कुछ है नहीं। संवैधानिकता है कि भाई जो तुम संविधान और संविधानवाद बोल रहे हो उसको, उसकी जांच कैसे करोगे, वो है या नहीं है ये कैसे बताओगे। समझे बात को? जैसे हम बात कर लें कि संवैधानिकता का परीक्षण, लीगल स्टेटस इसका है कि नहीं, ये जांच कैसे करोगे। लीगल स्टेटस ये है या नहीं, स्टेटस रखता है कि नहीं रखता, कानूनी रूप से यह सही या गलत है, सही या गलत है जो बात बोल रहे, ये कैसे तय करोगे संवैधानिकता। अर्थात न्यायालय निर्णय करेगा इस मामले में कि जैसे भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड केस आया था, याद है 2024 का मामला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्या किया गया, समाप्त किया, संवैधानिक बनाया गया। सरकार तो उसको अच्छा मान रही थी। तो ये कैसे हुआ, ये संवैधानिकता के आधार पर ही तय कर पाया न्यायालय ने कि भाई तुम तो भविष्य को लेकर बात तो बहुत अच्छा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी, XYZ बहुत सी तुम बात की थे इन फ्यूचर के संदर्भ में। पर वो इन फ्यूचर वो कितना घातक है तय कौन करेगा, लीगल स्टेटस जांच करेगा। तो यही संवैधानिकता है कि उसकी लीगलिटी को जांच करना। कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान का अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच करना ही संवैधानिकता है।
अब यह ध्यान रखिएगा, इस मामले में हो गया। अब है कि संवैधानिकता जांच किन आधारों पर की जाएगी, किन आधारों पर जांच होती है, आधारों पर जांच होती है संवैधानिकता की, इसकी जांच किन आधारों पर होगी। तो कुछ बेसिक है, स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा और हर जगह डालते रहिएगा। मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है किसी ऐसे मामले में जहां उल्लंघन तो नहीं है, तो होगा तो भाई हम संवैधानिकता की जांच कर लेंगे, कितना वो संविधान के अनुरूप है, कितना संविधानवाद के अनुरूप है, हम जांच कर लेंगे। दूसरा, संविधान के मूल संरचना अर्थात जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध तो नहीं है, के विरुद्ध तो नहीं है। अगर विरुद्ध है तो हम इसकी जांच कर लेंगे। समझ गए संवैधानिकता क्या है? शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया गया, शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया गया, आर्बिट्रेरियसनेस ने तो नहीं किया, हनन तो कर तो नहीं दिया गया। तो अगर ऐसा है, कोई शक्ति इस तरह बना दिया गया, जैसे 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 कृषि कानून में हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो एनजीटी का मामला था, वो सब मामला की शक्ति का तो वह नहीं, दुरुपयोग तो नहीं कर दे रहा है विधायिका, कार्यपालिका, कुछ भी। अब है इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष, पद विशेष भी इसमें मामला आ जाता शक्तियों का दुरुपयोग में। एक होगा शक्ति, कार्यपालिका और विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र का तो उल्लंघन नहीं कर दे रहा है, कार्यपालिका और विधायिका क्या कर रहे हैं, अपना कार्य क्षेत्र जो उनको अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, अधिकार क्षेत्र, उससे बाहर जाके काम तो नहीं कर दे रहा है। अगर बाहर जाके काम कर रहा है तो भाई हम संवैधानिकता की जांच करेंगे। अब ये परीक्षण कैसे करेगा संवैधानिकता का, सबसे बड़ा प्रश्न है भाई। इतनी बड़ी बातें तो बोल दियो, सब है ठीक है, पर इसको जांच किस आधार पर करो, कि अपने मन से कुछ कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट है, इसको कौन करेगा, इसको करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर पाएगा, लोअर कोर्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो संवैधानिकता का परीक्षण किस आधार पर करोगे, परीक्षण किस आधार पर करोगे, का आधार क्या होगा। तो आप लोग बार बार सुनते होंगे, क्या क्या सुनते हैं, जुडिशियल रिव्यू सुनते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन, यस फिर सर। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस सुनते, तर्क संगता का सिद्धांत सुने हैं। तर्क के आधार पर हम जांच करेंगे। भाई तुम बोल रहे हो कि थेथोलॉजी तो नहीं कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझे, मतलब समझे बिहारी भाषा में, कि आप बोल रहे हो कि नहीं देश में लोकतंत्र है, महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए। तो कितना महिला सशक्तिकरण होगी, किस आधार पर होगी, उसके लिए कुछ आधार है कि नहीं है, कि बस महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए। तो थेथोलॉजी के स्तर पर तो नहीं पहुंचे, तो इसकी तर्क संगता की जांच होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सब एग्जाम्पल अभी हाल ही में देते हैं आपको, जो हाल फिलहाल में घटना होती है अभी, इसकी तर्कसंगता की जांच के संदर्भ में बात करेंगे। अभी जयपुर में एक महिला स्कूटी लेकर जा रही थी, एक कोई मेल आ रहा था, उसके बुलेट से ना उसके स्कूटी में मात्र खरोच मात्र लग गया, ठीक है ना। वो महिला है ना, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए उस पुरुष का जो बाइक था बुलेट, उसके इंडिकेटर को, उसके डंपर को, उसके और भी पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स को अपने हेलमेट से तोड़ रही थी, और साथ में गाली गलौज भी कर रही थी। साथ में लोग उसको समझाने जो आए थे उसको भी गाली गलौज कर रही थी, यहाँ तक कि विधायक पहुंच गया भाई साहब, विधायक को भी गरिया दी। सोच के देखिएगा। तो इसका मतलब कि सशक्तिकरण का ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप उदंड हो जाइए। आपको अधिकार दे दिए गए हैं, महिलाओं को स्पेशल प्रिविलेज देना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा करने लगे जिससे पूरा पुरुष समाज डर जाए, अहम सहम जाए। ऐसा करने का अधिकार है? हाँ या ना, तो कुछ बोलिए भाई साहब। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो नहीं है तो फिर ये तर्क संगता के आधार पर जांच होगी, कितना आप तर्क संगत सही हो। महिला हो तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं समझ लिए कि आप पूर्ण शक्तियों का वहन करने लगे हो, आप कार्ड खेलना शुरू कर दे रहे हो। जैसे मामलों में, दहेज उत्पीड़न के मामलों में, दहेज उत्पीड़न होता है, इससे कोई दो राय नहीं, पर दहेज उत्पीड़न के जितने अधिकतर मामले हैं उसमें फोर्स दहेज उत्पीड़न का मामला बन रहा है। इसका मतलब है कि आप तर्क संगता के आधार पर ही जांच कीजिए, वहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वहां पर आपको मूल संरचना के सिद्धांत पर जांच नहीं होगा, तर्क को देखा जाएगा, तर्क कितना सही है कितना गलत है।
समझ गए, संवैधानिकता की जांच ऐसे होती है। फिर आपको होगा इसके बाद जांच होगी अनुपातिकता का सिद्धांत, अनुपातिकता का सिद्धांत कि अनुपातिक रूप से कितना सही है कितना गलत है। अब मान लीजिए वही मेल फीमेल का एग्जांपल हम दे दे, अब तर्क के आधार पर जांच होगा, अनुपात के आधार पर जांच होगा, किसी वर्ग को कितना लाभ देना कितना नहीं देना, किस रूप से योजनाओं का न्याय संगत विवेचन करना, ये अनुपातिकता के आधार पर अनुपातिक रूप से कितना सही है। अर्थात हम ये बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 3 गेंद उठाए हुए हैं, 3 गेंद को एक साथ फेंकते तो कितनी गेंद इस डिब्बे में गिरेगा, ये अनुपातिक रूप से यह होगा ना कि हाँ इसमें कितना बार चांस है कि इस डिब्बे में बॉल एक साथ तीनों गिर जाए, प्रोबेबिलिटी की बात है ना। तो यही जांच करेगा अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर बहुत सी चीजों। लास्ट में मूल ढांचा के सिद्धांत पर, मूल ढांचा के सिद्धांत के आधार पर जांच करेगा कि हाँ भाई ये मूल ढांचा का सिद्धांत सही है गलत है। कोई भी कानून लाया जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को तो नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि जब भी किसी कानून विशेष की जांच करना सीधा सा आ जाते हैं मूल ढांचा पर। बाकी जो फिर कुछ लोग जुडिशियल रिव्यू की भी तो बात कर लेते हैं, पर ये दोनों जो बेसिक बहुत है, जो बहुत से मामले हैं, मान के चलिए 80% ऐसा 70% 80% ऐसा मामला है, इसी से जांच होती है, या तो तर्क संगत आधार पर या अनुपातिक आधार पर। न्यायालय इसी के आधार पर जांच करता है, जिसकी चर्चा आप लोग करते ही नहीं है एग्जाम के कॉपियों में। तो आप लिख कर आइएगा तो बोलिए हम तो कॉपी भर दिए हैं सर, हमने तो मूल ढांचा और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्वालोकन या न्यायिक सक्रियता, न्यायिक संदर्भ में जो भी बातें होती है हम सब ने लिख दिया। पर आप बेसिक चीजें जो सबसे ज्यादा उपयोग में किए जा रहे हैं उसका जिक्र तक नहीं करके आते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो ये चीज आपको कम से कम 2 चीज शामिल कर लीजिएगा। अगर कहीं बात आ जाए कि किसी विषय की कितना संवैधानिक है कितना असंवैधानिक है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों सबसे पहले रखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की बात कीजिए, उसके बाद मूल ढांचा की बात कीजिएगा। ये सब चीजें आप बोल के निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक है। थोड़ा सा है ना आज कहीं निकलना है, इसलिए क्लास आज बंद करते हैं, फिर कल हम लोग बात कर लेंगे इस पे, यहाँ से आगे कर लेंगे और कल जो है ना उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सर इसमें जो बताया सर, एक तर्क संगतवाद, एक अनुपातिक वाला, और हाँ बाकी जो नॉर्मल वाला है वो। हाँ, नॉर्मल वाला, बाकी 2 नॉर्मल वाला है, बाकी ये सब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए चलिए, तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम।